मर्डर केसेस भी मैं साइबर स्पेस से ही सॉल्व करता हूँ। मैंने करीब 750-800 करोड़ रुपए रिकवर करा चुका हूँ। एक व्यक्ति का करीब 150 करोड़ से ऊपर रिकवर कराया। कोई स्टेट का गृह मंत्री का लड़का मेरे पास आया ओके और बोलता कि साहब मेरा कोई 250 करोड़ लेके गायब हो गया, उसको ढूंढ दीजिए। हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। वो अगले दिन आया एक चाबी लेके BMW की और मेरे घर में ऐसे, सर ये गाड़ी लाया आपके लिए, आप चलाइए। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज़ हुआ है और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है ओके और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स भी नहीं चाहते कि पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराएं, तो बोलते हैं यार मुझे ना मेरी ही वाइफ की कोई नेकेड पिक्चर्स भेज रहा है पिछले 4-5 महीने से। तो अच्छा, और ब्लैकमेल कर रहा है और एक बार मैंने उसको पे भी कर दिया। डोंट शेयर OTPs, ये मुझे लाइन बड़ी फनी लगती है क्योंकि कोई भी OTP शेयर नहीं करता। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि भाई साहब OTP देना बैंक का, हाँ लीजिए ना। एक जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसके सीनियर VP के 3.7 करोड़ चले गए बेंगलोर से, उन्होंने दे दिया और वो 4-5 दिन तक डिजिटल अरेस्टेड थे। एक लॉयर है आई थिंक मुंबई या फरीदाबाद की, जिसने अपने कपड़े उतार दिए थे कैमरे पर एंड शी वाज डिजिटली अरेस्टेड। एक लड़की है, उसने भी चंडीगढ़ की, उसने 15 लाख दिए। अभी नोएडा में 3-4 केसेस। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स, ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है उसका जो पहला यूज़र है वो एक क्रिमिनल है। बिजनेसमैन है, उनके 75 लाख निकल गए अकाउंट से और उनको कुछ मिस कॉल आई थी। फिर मुझे न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, हो तो सकता है लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब मिस कॉल से तो एक ही वायरस है जो इंस्टॉल होता है। बिल्कुल। और वो तो 75 करोड़ में भी नहीं, वो तो बहुत महंगा है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी की सारी कमाई को जीरो कर सकती है, आपके सारे बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। और आजकल जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स एडवांस हो गए ना, तो उसमें गलती की भी जरूरत नहीं हो रही। आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आपके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। तो इसीलिए आज मेरे साथ जो शख्स स्टूडियो में है वो एक ऐसे शख्स हैं जो इन साइबर क्रिमिनल्स की जो क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते, बल्कि इन सारे साइबर क्रिमिनल्स को ग्राइंडर में मिक्स करके ना भरता भरता बना के खा पी जाते हैं। वेलकम टू द शो साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर कैसे? बहुत बढ़िया, आपने क्रिमिनल्स को डराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सर अभी जब शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले आप ये कह रहे थे कि आप मेरे इस फोन को वहां बैठे बैठे बिना किसी चीज के हैक कर सकते हो, तो कैसे थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा बताएं ताकि कॉन्वर्सेशन समझ में आए। देखिए, ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जो जिससे आपका OTP चुराया जा सकता है, और हमारी सिक्योरिटी हम OTP तक ही सीमित समझते हैं कि OTP नहीं गया तो हम सेफ। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस तरह से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे तरीके भी हैं कि OTP चला जाएगा। गलती आपसे होती है लेकिन कैसे हुई, क्या हुआ, यही सारा खेल है। और ये बच्चों से सीखा मैंने, जब मैं ऐसे स्कूल्स में जाके बोलता हूँ जहाँ पर बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे। अच्छा। और उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप में से किसी ने कुछ हैक किया है, तो आमतौर पर 15-20 बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ साहब किया है। क्या हैक किया? वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया? सर WPS कनेक्ट से हैक किया। अच्छा, और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया। कैसे हैक किया? सर OTP उड़ा लिया था। तो वो मुझे बताते हैं एग्जैक्टली कि कैसे वो OTP चुरा लेते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो ये जो नई जनरेशन है ये बड़ी ख़तरनाक है, और इसकी जो अवेयरनेस है या जो चीज़ों में गैप ढूंढने की कैपेबिलिटीज़ है, ये अमेजिंग है। तो मेरे ख्याल से हम आगे के लिए और चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल आगे के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन सर आप बच्चों की बात करें तो आप भी बचपन में ऐसे ही रहे होंगे कुछ कि इसका वो हैक कर लिया, वो हैक कर लिया। नहीं, पर हमारे बचपन में ये सब चीज़ें थी नहीं। हमारा बचपन दूसरे तरीके का था। तो हम तो यदि टीवी का सिग्नल भी ले आए किसी तरीके से जुगाड़ करके तो उसको भी हैकिंग ही समझते थे। लेकिन अब चीज़ें बढ़ गई है। अभी एक घर में कम से कम 25-30 डिवाइसेस होती हैं जो हैक हो सकती हैं, जिसके थ्रू किसी की भी ज़िंदगी में क्योस क्रिएट किया जा सकता है। तो अभी वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा है, खतरे भी ज़्यादा है। फाइन सर, कोई ऐसा केस आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगा हो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि जिसमें ना आपको लगा हो कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए साइबर क्राइम मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जैसे कि एक केस था कि मैं बहुत अर्ली स्टेज का केस बता रहा हूँ आपको। 2011-12 की बात है। 2011 मैं नोकिया के लिए काम करता था, उस समय फिनलैंड में था, और उस समय नोकिया स्मार्टफोन N95 N96 फ़ोन बना रहा था। ये रिलीज़ हो चुके थे। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज़ हुआ है। ओके। तो चूँकि मैं उस पर काम कर रहा था तो मुझे भेजा गया। वहाँ से एक
सिटी है रेन RENNES रेन करके एक सिटी, वहाँ ले जाके गए। और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है ओके और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लेडी को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया कि आई थिंक वो गलती कर रहे हो, ज़िंदगी भर पछताओगे। ओके थोड़ा डराया तो वो घबरा गई। वो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर किसी के पास फ़ोन हो, सो शी कुड नॉट चेक कि उसकी बेटी कहाँ है, वो वेट ही कर रही थी। तो उसने निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और 1 घंटे में मैं कैसे अरेंज करूँगी, एंड प्लीज़ गिव अस सम टाइम, ऐसे करके। तो उसने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, क्योंकि आप अभी अपने बेडरूम में जहाँ पर हो, आपके पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई है ओके और उस पेंटिंग की कीमत $10,000 है या कीमत उसने दी। बिल्कुल तो एकदम से चौंक गई कि इसको कैसे बिल्कुल पता कि पता पीछे है। पेंटिंग। वो भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई, नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक आई एम मिस्टेकन, आप गलत जगह कॉल लगा दिए। अभी आप जहाँ ड्राइंग रूम में हो ना, उसके आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत इतनी है। वो बिल्कुल, उसको काटू तो खून नहीं, उसने तुरंत लैपटॉप खोला, पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। उसको लगा ये बंदा मुझे देख रहा है तो सच बोल रहा है। बिल्कुल 1 डेढ़ घंटे बाद उसकी बेटी सेफली घर वापस भी आ गई। वो किडनैप नहीं हुई थी। ओके तो उसने पुलिस में कंप्लेन की कि ये हुआ क्या मेरे संग, बिल्कुल और कैसे उसने मुझे कन्विंस कर दिया। तो पुलिस ने सारा घर देखा, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई सर्वेलेंस यूनिट, तो कुछ नहीं मिला। तो अंत में उसका फ़ोन पर डाउट गया और फ़ोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया, पर फ़ोन में भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर फ़ोन की कंपनी से बुलाया लोग कि भाई आप नोकिया वाले देख, क्योंकि उस समय नोकिया वाज द लीडिंग प्लेयर, यूरोप में हर जगह नोकिया बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं गया तो मैंने भी फ़ोन का स्कैन किया तो पता पड़ा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेफ फ़ोन। तो हम वापस आ गए। एयरपोर्ट पर थे, एयरपोर्ट पे मैं देखा कि एक बच्चा एक फ़ोन लेकर ऐसे दीवार के सहारे कुछ कर रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मेरे पास आया, बोला गेम खेल रहा हूँ। ओके कौन सा गेम? बोला ट्रू फाइटर गेम। कैसे काम करता है? बोले इसको ऐसे कैमरा, इसको लॉन्च करो, कैमरा ऑन हो जाता है और दीवार के सहारे ले जाओ तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं व्यू फाइंडर Okay. मोड में, ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट। उसको कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू पोकेमॉन गो, बट इट वाज लॉन्ग बैक, ओके 5-6 साल पहले पोकेमॉन गो के। तो मैंने कहा अच्छा, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता था। तो मैंने उस IO से पूछा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मैंने कहा यार ये लेडी के फ़ोन में ये गेम है क्या? बोला हाँ है। अरे तो मैंने फ़्लाइट कैंसिल की, आह, मैं वापस गया, मैंने उस गेम को रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो पता पड़ा उस गेम के थ्रू उस लेडी के घर की करीब 150 इमेजेस क्रिमिनल के सर्वर पर अपलोड हुई थी रोमानिया में, और इस लेडी का लड़का जो बच्चा था वो ये गेम खेलता था वही गेम। उसी फ़ोन से। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके घर की हर दीवार, हर कोने की पिक्चर वहाँ गई हुई है। लेकिन उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी अभी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में? इतना बिल्कुल, रियल टाइम बिल्कुल, बिल्कुल, लोकेशन exactly. आज भी पता करना मुश्किल है, बिकॉज विद ऑल लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी। 8 साल मतलब 2008 10 साल की बात, 10 10 साल 12 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोने में आप हो या इस कोने में आप हो, आज भी ये पता करना बड़ा बिल्कुल, मुश्किल है रिमोटली। एग्जैक्टली तो मैं सोचा कि यार ये कैसे कर रहा था, इतना कैसे पता किया इसने। थोड़ा गूगल सर्च किया तो पता पड़ा कि एक मुझे रिसर्च पेपर मिला, ओके और फिर उसी तरीके से वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया। हमने उसको पकड़ा भी था। वो पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा कि वो आप मेरे ओके पॉडकास्ट पे सुनिए जाके स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन करता वो कैसे था कि आपके घर में एक चीज़ होती है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आज सबसे पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं? एग्जैक्टली नहीं। परमिशन आप मांगते हैं वाईफाई। ओके हाँ वाईफाई किसी घर जाते हैं कि साहब पहले यार वाईफाई दो, कुछ फटाफट कुछ करना है। तो आपके घर का वाईफाई, जैसे वहाँ वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैं जब वाईफाई राउटर के पास जाता हूँ तो मेरा फ़ोन का सिग्नल लेवल बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो कम होता जाता है। मेरे हर कमरे में घर के सिग्नल लेवल अलग होता है, हर दीवार पर सिग्नल लेवल अलग है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई तो उस दीवार पर कितना सिग्नल लेवल है वो भी कैप्चर होके गया। ओके जब ये लेडी उससे बात कर रही है तो इस समय क्या सिग्नल लेवल है उसका, वो उसको मिल रहा था उसी गेम के थ्रू। सो बेसिकली ही कुड फिगर इट आउट कि इसके आसपास क्या होगा। तो जो वाईफाई का सिग्नल लेवल है उससे वो लोकेट कर पा रहा था कि लेडी बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है अरे और किस ओरिएंटेशन में। तो ये बड़ा खतरनाक लगा, मुझे लगा, मैंने कहा यार इस हद तक क्रिमिनल जा सकता है, और दैट टू लॉन्ग बैक। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स। ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है उसका जो पहला यूज़र है वो एक क्रिमिनल होता है। अब ये चीज़ आगे जाके अलग अलग जगह यूज़ हुई होगी। वाईफाई बेस्ड ट्रैकिंग अब कॉमन है, एसेट मॉनिटरिंग उधर दुनिया जगह यूज़ होती है, पॉजिटिव यूज़ है। पर इससे सबसे पहले क्रिमिनल ने उसको इस्तेमाल किया अपने पर्पस के लिए, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और लोगों को लूटा ही होगा। फिर हमने उसको पकड़ा भी, वो पकड़ा भी इसीलिए गया क्योंकि
नोकिया का जो फ़ोन है वो प्रोप्राइटरी ओएस यूज़ करता है, तो उस पर कोई भी ऐप बनाएगा तो उसके लिए एक साइनिंग प्रोसेस होता है जैसे कि आईफोन का। और उसके अर्ली यूजर्स जो थे वो हमने ट्रैक किए कि सबसे पहले किसने टेस्ट किया इस एप्लीकेशन को, कि जिसने बनाया होगा। अच्छा। तो उस तरीके से हम पहुंच पाए, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, और इसने बहुत कुछ सिखाया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत खतरनाक केस था, जो जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आगे क्या होने वाला है उसकी झलक मिल गई थी बिल्कुल। मुझे। अभी क्या हो रहा है सर, वो तो आपसे आगे जानेंगे दूसरे शोज में भी। अभी एक ये चीज़ मुझे बताएं कि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे लगा नहीं कि आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं सबको, मतलब हाउ डू यू कीप, मतलब सो सिंपल अपने आप को, और बिल्कुल ऐसा नॉर्मल, और पता नहीं यार, मतलब आप जैसे स्टोरियाँ बता रहे हैं 12-13 साल पहली, मतलब ये थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है आपके। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं 2 आईफोन साथ लेके चलूं, एक हेडफोन लेके चलूं, लैपटॉप हाथ में होना चाहिए, किस तरह का, या हुडी हाँ, पहन के मतलब चलूं? जो सोचते हैं ना कि मैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट है कोई बंदा, तो उसको लगता है ना कि यार मतलब बंदा लेटेस्ट गियर्स में आएगा, उसके शूज भी ऐसे, उसके फोन भी ना कुछ अलग से होगा, एकदम जबरदस्त वॉच, स्मार्ट वॉच उसके पास होगी। लेकिन फिर आप कहोगे यार मतलब अगर ये मैंने रख ली तो नहीं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपको थोड़ा सा सबड्यूट दिखना भी पड़ता है, खास तौर से जब आप गवर्नमेंट के संग काम कर रहे हो, Okay. तो आपकी प्रोफाइलिंग बड़ी लो प्रोफाइल होना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एयर में रखोगे या शो ऑफ करोगे तो शायद बहुत लोगों के संग काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और दूसरा लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। तो आप जितना चाहते हो कि एक टीम की तरह या कोहेसिवनेस की तरह काम कर पाओ, और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी के संग, तो फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद ऑल काइंड ऑफ पीपल। तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके संग इसी वजह से मिल पाया, क्योंकि उनको वो ट्रस्ट हो जाता है कि ये सेफ है, Okay. इसको लालच भी नहीं है। ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप जिस डोमेन में हैं, यदि आप लालची होंगे तो आप लोगों का बड़ी जल्दी अहित कर सकते हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक, मेरे ख्याल से मैंने भी गलतियां कर करके सीखा। स्टार्टिंग में मैंने गलतियां की, और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, ये मेरी ही गलती है, उस वजह से लोग नहीं मेरे से हेल्प ले पा रहे हैं, और लोग मिसयूज़ नहीं तो करना शुरू कर देंगे। जैसे उनको पता पड़ जाएगा ये तो पैसे की वजह से करता है। सो आई हैव नेवर आस्क्ड एनी मनी फॉर माई इन्वेस्टिगेशन इन लास्ट 15 ईयर्स। कभी मैंने एक पैसा नहीं लिया। सारे इन्वेस्टिगेशन में मैंने करीब 750-800 करोड़ रुपए रिकवर करा चुका हूँ। एक व्यक्ति का करीब 150 करोड़ से ऊपर रिकवर कराया, पर मैंने कभी कोई पैसा नहीं सर तो 1-2% में ही पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा अलग बिठा देती है, कि लोगों को लगता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अदानी जी से लेकर आपके चेयरमैन साहब तक हर जगह इसी वजह से रीच कर पाया, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का मोटिव नहीं रहा कि मैं उनके थ्रू पैसा कमा लूँ या कुछ कर लूँ। हेल्प चाहिए तो मैं, चाहे किसी का 5,000 गया उस उधर भी हमने एफर्ट लगाए, या किसी का बच्चा खो गया उसको भी ढूंढने में उतना ही पेन लिया, या कि कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में, या कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड। सो ये डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखने के लिए आपका हर जगह जेल होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक सेक्टर आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ताकत भी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। बिल्कुल। सर एक चीज़ और बताएं इसमें कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, आप सबसे आगे रहते हैं एक तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग जब आप होती है चीज़ों में, तो आप पे पर्सनल अटैक नहीं हुए कुछ? होते हैं। तो किस बिल्कुल तरीके से होता है। आप उसको, मतलब आप पे तो और सोफिस्टिकेटेड होते होंगे ना, उसको पता होगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में, तो बिल्कुल 10 बंदे लोग जो एक्सपर्ट होता है वो मिलके आप पे अटैक करते होंगे। नहीं, वैसे देखिए, ऑर्गेनाइज तरीके से इसलिए होते हैं क्योंकि दो तरह से लोग आप से परेशान होते हैं। एक तो है क्योंकि क्रिमिनल है और आपने कुछ बिल्कुल। कर दिया। दूसरा होता है कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी पॉपुलैरिटी से खुश ना हो या आपकी रीच से खुश ना हो, वो लोग भी होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो गुड, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, और वो फिर आपको टारगेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से होता है। कई सारे मैंने ऑफिसर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस में, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर्स, उनको टारगेट किया गया और करोड़ों खर्चा करके उनको फंसा दिया गया और उनको सस्पेंड करा दिया गया। और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता पड़ा कि अरे सारे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब वो हो रहा था तब सारा सिस्टम उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उन सबके साथ होंगी जो भी थोड़ा सा ठीक डायरेक्शन में जाएगा और ग्रो करेगा, उसको लोग टारगेट करके खींचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, मीडिया में हो, आपके बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो। तो ये तो रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन ये है कि आप
आपके ऊपर फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप किस तरह से उस चीज़ को इग्नोर करके ना उससे इन्फ्लुएंस हुए अपना काम करते रहें, ना लालच में आए ना डरे। ये दो चीज़ें हैं जो आपके संग हो सकती हैं। या तो लोग डराएंगे, डराया बहुत लोगों ने। मैं आपको एक केस बताऊं कि मैं जब स्टार्टिंग में केसेस एसटीएफ के संग काम किया, मैंने काफ़ी यूपी एसटीएफ के संग, तो उसमें ऑफिसर्स थे तिवारी जी, आनंद तिवारी जी, वो काफ़ी समय रहे। हमारे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी भी एसटीएफ में थे। तो ये सारे ऑफिसर्स काफ़ी अपराइट ऑफिसर्स थे। और प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी को लोग इंडिया का पहला साइबर कॉप बोलते हैं। ओके। उन्होंने पीएचडी की हुई है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो पहली शायद पीएचडी होगी, इसलिए उनको प्रोफेसरशिप दी गई। तो ऐसे लोगों के संग काम करने का मौका मिला तो आप को भी बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन जब थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन फैल गई तो एक कोई स्टेट का गृह मंत्री का लड़का मेरे पास आया ओके। और बोलता कि साहब मेरा कोई 250 करोड़ लेके गायब हो गया, उसको ढूंढ दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा किसने दिया नंबर? मैंने कहा साहब किसी आईजी का नाम लिया, उन्होंने दिया। मैंने कहा तो आप उन्हीं से करा लीजिए, मतलब तो पुलिस एग्जैक्टली तो सब कुछ कर सकती है। बोले नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि आप ढूंढ देंगे, तो हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मैंने सर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, और मैं क्योंकि मुझे भी पुलिस की थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैंने ढूंढ भी दिया, मान लो नहीं, तो वो मेरे से बोलता है तो आप ऐसे कीजिए ना, हैक कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने सर मान लो मैंने कर भी दिया, तब भी वो कोर्ट एडमिसिबल नहीं होगा। कोई भी एविडेंस जो आप चाह रहे हो वो पुलिस के प्रोसेस से निकलेगा, तभी कोर्ट एडमिसिबल होता है। बोले नहीं नहीं, हमें कोर्ट जाना ही नहीं है। ये बोला तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने फिर आप करने क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली, पीछे क्या है इसके? हाँ, इसके तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ। मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने कुछ गड़बड़ मामला है। मैंने कहा सर, फिर मैंने उसको दाएं बाएं करके मना करना शुरू कर दिया। अब इसको लगा कि मैं शायद जानबूझ के मना कर रहा हूँ। तो वो अगले दिन आया एक चाबी लेके BMW की, और मेरे घर में ऐसे, सर ये गाड़ी लाया आपके लिए, आप चलाइए। मैं क्यों? अरे यार सर आप टेंशन लीजिए, मेरे पास बहुत हैं, आप एक आप चलाइए ना, मैं दोस्तों को देता रहता हूँ। बिल्कुल। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये तो उस समय हमारी छोटी गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं थी, वो BMW की चाबी देके चला जा रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं साहब मैं तो नहीं चला पाऊंगा। वो जबरदस्ती रख के चला गया। उसके बाद ये प्रेशर जो होता है ना आपके पास, ये आपको बहुत डरा देता है। तो मैंने अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या करें? तो मतलब एक जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। उस समय राजदीप सरदेसाई जी CNN IBN में थे, उनको कॉल किया उन्होंने कि आज के शो में आप 9 बजे अमित को लाइए। तो उसमें कोई असमीज़ का एक हेटेड SMS का इंसिडेंट चल रहा था। बैंगलोर में असमीज़ को हेट SMS भेजे जा रहे थे, और वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, और उसमें काफ़ी लोग कुछ कैजुअलिटी भी हुई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था उसमें। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप एक डिस्कशन कर लीजिए। वो किया डिस्कशन, और जैसे ही वो मीडिया में आना शुरू हुआ तो फिर ये दब गए सारे। तो मुझे समझ आया मीडिया का बड़ा पावर है। इसीलिए मीडिया कुछ भी कर लेती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन मीडिया से सीधे अपफ्रंट पंगा नहीं लेता। एग्जैक्टली। उसको जैसे समझ में आ जाएगा यार ये आदमी कनेक्टेड है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। तो उससे फ़ायदा हुआ, और फिर वो मैंने मकान मालिक को दी चाहिए। मैंने कहा ये भाई साहब आएंगे, इनको दे देना मेरा को, और वहाँ से मैं छोड़ दिया, घर ही छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट हो गए। बट इट हैड हैपन, मतलब ये हुआ है, और अलग अलग तरीके से लोगों ने अप्रोच करने की भी कोशिश। सब प्रेशर नहीं बनता कभी, जैसे आप अभी बता रहे कि ऊपर से अगर कि ऊपर से कॉल आ जाए कि नहीं यार इसको तो करना है, तो फिर कैसे डील करते हैं इसको? नहीं, ऊपर से भी कॉल आएगी तब भी मेरी जो डिसीजन होगा, तो ऐसा नहीं कि मैं सबको मना ही कर दूँ, क्योंकि ऊपर से भी कॉल अच्छी चीज़ों के लिए भी आती है। ये सब ये सिचुएशन है, ये बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन होता है आपका। कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स भी नहीं चाहते कि पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराएं, क्योंकि कल के दिन पुलिस के पास केस गया और वो मीडिया में आ गया, और उसके बाद उनका शेयर वैल्यू इम्पैक्ट कर गया, तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, जो भी आउटकम हो वो बात अलग है। मान लो कि इनसाइडर थ्रेट है, इनसाइडर फ्रॉड है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो पहले वो चाहते हैं कि हमें पता तो पड़े कि कौन है। एग्जैक्टली। एंड विल टू टेक एन कॉल। हमें कोई मीडिया में जाके फ़ायदा होने वाला नहीं है, या पुलिस को देखकर हम शायद कोर्ट में कभी जाएंगे ही नहीं, लेकिन हम उस बंदे को सिस्टम से बाहर कर देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ और इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अजीब अजीब से केसेस आते हैं सर, मतलब ये तो अब इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि हर कंपनी के अंदर लॉयल्टी इश्यूज़ खड़े हो गए। जिस बंदे को आप पावर दे दो एक लेवल पे ले जाएगा, वो कंपनी को खाना शुरू कर देता है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैंने इन्वेस्टिगेट किए जहाँ पर उन्होंने 15-15 साल 20-20 साल से जो लोग थे उस कंपनी में, उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई कि मुझे लग रहा है कि पैसा साइफन हो रहा है, ये मेरे काम को क्लाइंट्स को दे रहा है, या कुछ तो गड़बड़ कर रहा है जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, और फिर वो नेटवर्क निकलना शुरू हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश करो वो ऊपर दिखता है इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटीज़,
कुछ ऐसे भी केसेस जो बड़े पर्सनल होते हैं, जैसे कि एक टॉप 20-30 लोगों में नाम आएगा उनका इंडिया के, ओके वन ऑफ द बिगेस्ट सीईओज, वो गुड़गांव में रहते हैं। उनका मुझे फ़ोन आया कि आपसे मिलना है, किसी आई थिंक गुड़गांव कमिश्नर या किसी ने नंबर दिया उनको। मैं कहा, ठीक है सर मिलेंगे। बोले आप अकेले आइएगा। ठीक है, अकेले आ जाएंगे। तो कनॉट प्लेस में आए, वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए, और वो जो सर्किल है उस पर वो गाड़ी घुमाने लगे। मैं जहाँ उन्होंने बोला था उधर खड़ा हो गया, वो फिर गाड़ी में बैठ गया उनके, और वो बैठ के चलने लगे, हम घूमने लगे। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद बोलते हैं कहाँ से हो आप? अच्छा IIT खड़गपुर से हैं आप। कुछ कनेक्ट निकाला कॉमन। फिर बोलते हैं यार मुझे ना मेरी ही वाइफ की कोई नेकेड पिक्चर्स भेज रहा है पिछले 4-5 महीने से। तो मैंने कहा अच्छा, और ब्लैकमेल कर रहा है, और एक बार मैंने उसको पे भी कर दिया। तो मैंने कहा साहब ये रियल पिक्चर हैं या मॉफ्ट पिक्चर्स? बोला मॉफ्ट पिक्चर्स। पर वो इतनी रियलिस्टिक हैं कि कल के दिन कहीं भी जाएंगे तो लोगों को तो ये लगेगा कि हम कहाँ डिफेंड करेंगे। तो मैंने कहा फिर, बोले बताइए मैं क्या करूँ? मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो आज नहीं तो कल मीडिया में आ जाएगा। वेरी सेंसिटिव। उनकी वाइफ भी काफ़ी रिनाउंड है टाइप। फिर बोले कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें तो ये बंदा मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा, कल के दिन इसी ने डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे दिखा सकते हैं वो फ़ोटोज़? तो बोला ठीक है। तो उसने फ़ोटो दिखाई। तो मैंने देखा कि जो फ़ोटोज़ थी वो उसमें जो फेस पार्ट उनकी कहीं और से लिया गया था, बॉडी पार्ट किसी और का था। समझ में इतना आ गया था। तो मैंने कहा फेस कहाँ से लिया गया है? तो उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पिक्चर्स होंगी। ठीक है वो दिखाई, इंस्टाग्राम फेसबुक में निकाली पिक्चर्स। तो उसके बाद ये समझ में आ गया कि किस पिक्चर से फेस लिया गया है। तो मैंने कहा साहब ये वर्क हो जाएगा, केस विल सॉर्ट इट आउट। और उसके बाद हमने वो बंदा पकड़ा और रोहिणी कहीं से अरेस्ट भी हुआ, और उसके बाद केस क्लोज हो गया। अब ये होता कैसे है? हाँ, एक चीज़ कि कोई भी इंटरनेट पर जब आप काम करते हैं तो आपकी लोकेशन तो जाती है, बिना इंटरनेट पर अपना IP एड्रेस दिए आपकी लोकेशन बिना आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते। IP मिलेगा ना, क्रिमिनल की भी आएगी। एग्जैक्टली। यदि मैं आपका फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी, तो आई एम ऑल्सो गिविंग माई फुटप्रिंट्स टू यू, टू सर्वर, और वो आपको एज ए प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड की लिस्ट में आता है नीचे कि ये बंदा आपको क्लोज फ्रेंड हो सकता है। सो दिस इज द वे। ओके, जो सजेस्टेड वगैरह में आता रहता है, दैट कुड बी। आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है एंड देन इफ़ यू गेट इट तो वहाँ से वो पकड़ा जा सकता है। तो कुछ तरीके हैं जहाँ पर शायद एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस उतना हेल्प ना कर पाए, इसलिए लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन इन्वेस्टिगेशन हो जाए और एक बार हम समझ में आ जाए तो फिर हम लीगल जाए। तो कैसे सर साइबर क्राइम जो इवॉल्व हुआ है पिछले, आप ये कहें कि एक डिकेड की तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पिछले 4-5 साल में कैसे इवॉल्व हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये हमेशा से था, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि 2008 से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था तब से। और साइबर क्राइम के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये कोई अलग तरह का क्राइम नहीं है, ये हमारे रियल वर्ल्ड क्राइम ही हैं जो अब साइबर स्पेस में होने लगे हैं, तो उसको अलग कैटेगरी में ना रखें। मर्डर केसेस भी मैं साइबर स्पेस से ही सॉल्व करता हूँ, उस कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना क्लू मिल जाता है। अभी आपने देखा होगा लगातार ऐसे कुछ केसेस हुए जो मीडिया में आए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आप देखते होगे तो हम यही बता रहे थे मीडिया में भी कि क्रिमिनल के माइंड में चल क्या रहा था जब ये कर रहा था, गूगल पे क्या सर्च कर रहा था, ऐप कौन सी यूज़ कर रहा था, लोकेशंस उसकी क्या थी, और जो भी उसने कंटेंट देखा यूट्यूब पर वो क्या देखा, उससे बहुत कुछ पता पड़ जाता है कि उस दौरान उसने क्या क्या किया। यदि उसने कोई चीज़ ढूंढी कि मुझे चाकू खरीदना है, ये खरीदना है, गैस खरीदना है, जो भी है, तो चाहे वो मर्डर मिस्ट्री हो, चाहे वो किडनैपिंग का केस हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो टेररिस्ट के केसेस हों, या आमतौर डे टू डे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, साइबर स्पेस एक कॉमन कड़ी बन गया है। तो साइबर क्राइम कोई अलग वर्ल्ड का क्राइम नहीं है, हम सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी 60-70% अब ऑनलाइन हो चुकी है, हम चाहें ना चाहें। और हर बार जो हम कुछ कर रहे हैं एक खतरे के क्लोज चले जाते हैं, चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, चाहे हम कोई कंटेंट देख रहे हो, चाहे हम फ्री में कुछ चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे खतरे मेरे ख्याल से इस वजह से पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ गए। खास तौर से कोविड के बाद आपने देखा होगा कि हर साल 200 से 300% क्राइम बढ़ा। सर आप अभी कह रहे हैं कि जानने की ज़रूरत है, तो क्या क्रिमिनल के माइंड में, जो साइबर क्रिमिनल होता है, जो हैकर होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है? साहब ने कहा वो एक चीज़ लोगों को बताएं, और प्लस क्या उनकी कोई प्लेबुक होती है जिसको वो फॉलो करते हैं? एक ही तरीके से बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं, वो एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं और फिर उसी तरीके से बार बार मतलब एक ही बंदा हैक हुए चले जाता है। राज भाई, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है,
ओके। और बड़े प्रोफेशनल तरीके से होती है। इनको बताया जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो इनका देखा होगा कि आपने ये बहुत ज़्यादा कूल और काम होके हमेशा बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि आप शांत होकर बात करेंगे तो आप पे लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप एग्रेसिव होके करेंगे, गुस्से होके करेंगे तो लोग सच को भी झूठ मान लेते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, फिशिंग लिंक कैसे क्रिएट करना है, ऐप्स कैसे क्रिएट करना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद टारगेटेड जॉब दी जाती है कि आपको इतने लोगों को टारगेट करना है। उनको पहले से डेटा दिया जाता है। कोई भी साइबर क्राइम करने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मोबाइल फ़ोन चाहिए आपको, एक सिम कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। और ये अधिकतर ये चीज़ें KYC ड्रिवन है। बैंक अकाउंट आप बिना KYC के नहीं ले सकते, सिम कार्ड आप बिना KYC के नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको डेटा चाहिए। जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो वो लोग कौन है, उनके पासवर्ड क्या है, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या जो भी उनके इंश्योरेंस की डिटेल्स चाहिए आपको। ये सारे डिटेल्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते। तो कोई तो है जो इनको ये प्रोवाइड कराता है, कोई तो बॉडी है जो इसके पीछे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। फ़ोन भी चोरी किए होंगे। अभी हम लोगों ने करीब 1,75,00,000 फ़ोन बैन किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो चोरी के फ़ोन थे। लगातार जो चोरी के फ़ोन है ब्लॉक किए जाते हैं नेटवर्क पर। लेकिन ये लोग चोरी के फ़ोन यूज़ करते हैं। सिम कार्ड किसी दूसरे के नाम पर होता है, बैंक अकाउंट भी किसी दूसरे के नाम पर होता है, और उसके बाद डेटा। ये सारी चीज़ें बिना सिस्टमैटिक अप्रोच के नहीं हासिल किए जा सकती हैं। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे इस डेटा को यूज़ करना है, कैसे लोगों को लूटना है। सर, तो ये कहाँ होती है ट्रेनिंग, और कौन लोग होते हैं जो ये काम करते हैं? आप कह रहे हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइज होती है, तो भी इनको हम पकड़ क्यों नहीं पाते? मतलब आप तो ऑफ कोर्स इनसे हो सकता है आप ऑफलाइन मिलते भी हो या उनसे, क्योंकि आपको उनको पकड़ना होता है, इनको जानते भी हो, तो ये इनको पकड़ क्यों नहीं पाते हम लोग? और ये फिर होती कैसे ट्रेनिंग इनकी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बड़ा कॉमन सवाल है कि साहब पकड़ क्यों नहीं पाते। पकड़ तभी पाएंगे जब वो गलती रिपीट करेगा। ओके। और उसके जब हम उसको ट्रेस करते हैं तो पता पड़ता है कि चलो ये किसी एक एरिया में आइडेंटिफाई हुआ। लोकेशन ही मिलती है हमें, मोबाइल नंबर उसका है नहीं, तो उसके पुराने रिकॉर्ड देखेंगे कि ये मोबाइल इससे पहले कौन यूज़ कर रहा, तो पता पड़ा जिस बंदे ने यूज़ किया वो उसको पता ही नहीं कि अभी मोबाइल कहाँ है, या तो वो चोरी हो चुका है या वो बेच चुका है किसी नेटवर्क में। अब उसके बाद सिम देखते हैं तो वो भी किसी दूसरे बंदे का है, उड़ीसा के किसी किसान का है, कलकत्ता के किसी बंदे का है। वो भी कहता है सर मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाम पर सिम चल रहा है। तो ना बैंक अकाउंट है, ना सिम कार्ड है, बचा लोकेशन भी अपने घर से बैठ के फ़ोन करते नहीं है। ये हमेशा बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ऐसे एरिया में कि आज यहाँ से कॉल करेंगे, कल यूपी से, परसों यहाँ मथुरा में है, फिर नूह में चले गए, फिर फरीदाबाद चले गए, फिर दिल्ली आ गए। तो ये लोकेशन बड़ी तेज़ी से मूव करती है। तो हमेशा आप देखोगे जो हॉटस्पॉट हैं ये बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा पनपते हैं। अभी आजकल भरतपुर राजस्थान में जो एरिया है, नूह, मेवात, ये वाला ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। मथुरा के आसपास एरियाज़ हैं। इसके अलावा जामताड़ा तो पहले था ही। बहुत इस तरह के नए 35 हॉटस्पॉट बन चुके हैं जहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन होती है, मिल जाता है कि बंदा यहाँ से बोल रहा है। लेकिन वो एरिया ही ऐसा है कि हमें ये नहीं पता कि बंदा कहाँ, आज इस खेत से बैठ के बोलेगा, कल दूसरे खेत से बैठ के बोलेगा। तो लोकेशन के बावजूद उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी आप जब तक जाओगे उस वहाँ तो ना बैठा रहेगा वो। हम उसका पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोबारा कब आएगा यहाँ पे, या उस एरिया में एक्टिविटी कहाँ होती है, या वो कहाँ कहाँ जा सकता है। अच्छा, सिम कार्ड भी 7 दिन 8 दिन के बाद वो बंद हो जाता है, वो दूसरा सिम कार्ड यूज़ करता है। तो हमारे पास जो डेटा होता है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होता। उसी में जो उसकी पैटर्न रही है, कोई गलती उसने की है जिससे उसकी कोई दूसरी एक्टिविटी एक्सपोज हो गई है, तो हम उसको पकड़ते हैं। सर, इतना मान लीजिए आप कह रहे हैं सिम कार्ड बदल लेते हैं, हमारे पास इतना चेक्स होता है, KYC है, ये सारी चीज़ें, फिर ये लोग सिम कार्ड कैसे नया ले आते हैं, और नंबर फिर कहाँ से ले आते हैं? हर बार नए नंबर से कॉल करेंगे सब कुछ होगा? आप उड़ीसा में जाएँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी वहाँ पर, तो वहाँ गाँव के अंदर कैंपेन लगते हैं। ओके। वो भारत सरकार का चिन्ह दिखाएंगे और कहेंगे कि सब्सिडी दी जा रही है। ओके। तो लोग आ जाएंगे आधार कार्ड देके, 500 रुपये 1000 रुपये की कुछ सब्सिडी है, आपको गरीबों को बांटी जा रही है। वो उसका आधार कार्ड लेंगे, उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, उसका अंगूठा लगवा के सिम कार्ड इशू कराएंगे। तो एक व्यक्ति के नाम पे 3 सिम कार्ड ले लिए, और वो सिम कार्ड और वो बैंक अकाउंट लिंक करके बाहर बिक जाता है। उसको 1000 रुपये मिलते हैं, वो उसको पता नहीं होता कि मेरे नाम से क्या हो गया। तो ये मिसयूज़ होता है, फिर वो ब्लॉक करके फिर नए इशू कराए जाते हैं। तो ये सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही हैं। और भी तरीके हैं, लोगों को लालच भी दिया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको 5% 4% दे देंगे, उसके बाद आप कैश विड्रॉल हमें दे दीजिएगा या इस अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो वो पैसा जो आपके अकाउंट में आ रहा है वो किसी फ्रॉड का ही पैसा है, उसको पता ही नहीं होता। आपसे किसी और अकाउंट में डलवा दिया जाता है, फिर उससे किसी और अकाउंट में, तो एक मनी ट्रेल बन जाती है। अंततः क्या होता है कि सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो जो बीच वाले लोग हैं वो तो विक्टिम होते हैं, वो तो किसी और के लालच में फंस गए होते हैं, लेकिन उनको भी सफ़र करना होता है।
क्रिमिनल अपना पैसा निकाल लेता है, वो इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें करता है कि उसके पास पैसा पहुंच चुका होता है। तो अभी भी जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कई सारे लोग विक्टिम ही होते हैं, कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो लालच आ गया था और ऐसा वैसा, लेकिन बिल्कुल उनसे तो क्राइम करा दिया गया ना, वो क्राइम का पार्ट बन गया। अभी सर कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, अभी कुछ दिन पहले आ रहा था कि कहीं म्यांमार में कहीं इधर उधर जाके ना इंडिया के लोगों को, बच्चों को पकड़ लिया, लाओस वहाँ में, पे हाँ। लेके चले गए और वहाँ पे उनसे साइबर क्राइम करवा रहे, उनको ट्रेन कर रहे। तो ये कैसे पूरा इंटरनेशनली रैकेट चलता है लोगों के लिए? तो इसमें पहले जॉब ऑफर दिया जाता है आपको, आपका इंटरव्यू होता है, स्काइप पे इंटरव्यू होता है, फिर आपको थाईलैंड के रास्ते से लाओस ले जाया जाता है, और लाओस एक बॉर्डर एरिया है अगेन आपने का बॉर्डर हाँ। एरिया, तो बॉर्डर एरिया, तो उससे क्या होता है कि आप थाईलैंड गए थे तो पूरी सर्च जो होती है आपकी वो थाईलैंड में होती है, बिल्कुल, पर आप होते लाओस में। ओके, उसको एक तरीके से गुप्त तरीके से वो गाड़ी से वो लाओस तक ले जाते हैं, और वहाँ पर भी किसी अबंडन बिल्डिंग में इन लोगों को रखकर उनसे कॉल कराई जाती हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको टॉर्चर भी किया जाता है, और इंडियन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं या बाहर के भी नंबर होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, गेमिंग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग स्कीम ऑफर की जाती हैं इंडियन लोगों को। यहाँ की जो कम्युनिटी है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठी हो, कहीं बैठी हो, उनको टारगेट किया जाता है और फिर वो लोग उनको लूटते हैं। तो ये बिल्कुल स्केल तक पहुँच गया है। अभी भारत सरकार ने करीब 150 लोगों को रेस्क्यू भी किया था वहाँ से, लेकिन ये लगातार हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस हद तक लोग जॉब के लालच में कहीं भी चले जाते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। मैं ऐसी सर आई थिंक जब 4-5 महीने पहले हम मिले थे, मैंने आपको एक बार कॉल किया था, तो एक व्हाट्सएप वाला बड़ा स्टोरी आ रहा था कि व्हाट्सएप कॉल लगातार लोगों के पास आ रही है। एक बिजनेसमैन की स्टोरी थी, वो बड़ी मीडिया में वायरल हुई थी कि उसके 50-70 लाख रुपए चले गए, लगातार कॉल आ रही है उसकी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको बड़ा उससे मतलब समझ में आएगा कि कहानी पीछे क्या होती है, किस तरीके से ट्रैप करते हैं। वो थोड़ा सा आप बताएं पूरी इन्वेस्टिगेशन। नहीं, वो 75 लाख चला गया था जिसमें, हाँ सर, 75 लाख थ्रू मिस कॉल। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बिजनेसमैन है, उनके 75 लाख निकल गए अकाउंट से और उनको कुछ मिस कॉल आई थी बार बार। तो वो मीडिया में चले गए कि साहब मुझे तो सिर्फ कोई अलर्ट नहीं आया, SMS नहीं आया, OTP भी नहीं आया और मेरे 75 लाख चले गए। हाँ, इसीलिए आपको भी कॉल किया था। तो फिर मुझे न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, हो तो सकता है, लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब मिस कॉल से तो एक ही वायरस है जो इंस्टॉल होता है, अच्छा, पेगासस। बिल्कुल और वो तो 75 करोड़ में भी नहीं, वो तो बहुत महंगा है। तो मैंने कहा कि वो तो नहीं होगा, और वो सिर्फ गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो पॉइंट ये था कि मैं दिन भर चैनल पर डिफेंड किया मैंने, आपको भी याद होगा कि मैंने कहा साहब मिस कॉल से तो नहीं होगा, कुछ और होगा, लेट अस इन्वेस्टिगेट एंड विल फिगर इट आउट। इवेंचुअली ये केस दिल्ली पुलिस के पास आया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और मैं भी इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले हमें डाउट था कि इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होगी जिससे वो SMS पढ़ती होगी, बाहर भेजती होगी और फिर SMS डिलीट करती होगी। तो आप सब अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स में प्रिवेसी के अंदर जाके, जहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर SMS पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसको आपने SMS का एक्सेस दे रखा है। तो हमने जब चेक किया उनके फ़ोन में तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी सस्पिशियस जिस पे हम डाउट करें और जिसको SMS का एक्सेस उन्होंने दे रखा हो। तो फिर लगा शायद मिस कॉल से ही पैसे गए होंगे। तो ऐसे में एक DCP साहब हैं सेंट्रल दिल्ली के, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और अब अनइंस्टॉल हो गई हो। बिल्कुल, क्योंकि हम तो 5 दिन के बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या हुआ क्या पता। लेकिन आपके फ़ोन में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, गूगल डैशबोर्ड, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि पिछले कितने सालों में आपने कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, अनइंस्टॉल की, कितनी एप्लीकेशन आप यूज़ करते रहें, तो ये लॉग मिल जाता है। तो हमने जब देखा कि हाँ भाई, थर्सडे इवनिंग एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और संडे को अनइंस्टॉल हो गई, और हम तो केस उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, संडे को इनके पैसे निकले थे, तो लगा यही एप्लीकेशन होगी। और वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी जिसको SMS का एक्सेस भी था। सो वी थॉट कि दिस वाज द एप्लीकेशन जो SMS पढ़ के बाहर भेजे और उसके बाद डिलीट हुए। पर ये किया किसने? तो हमने देखा कि दोनों समय की लोकेशन क्या थी, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब क्या थी और जब अनइंस्टॉल हुई तब क्या थी। तो वही गूगल डैशबोर्ड आपको ये भी दिखा देता है कि आपकी हर सेकंड लोकेशन क्या है। तो जब देखा तो दोनों समय भाई साहब अपने घर पे ही थे, बिजनेसमैन। हाँ, तो घर में थे, तो फिर तो घर में किसी ने इंस्टॉल किया होगा। तो पहला डाउट उनकी वाइफ पे गया कि शायद उन्होंने किया हो, लेकिन अब वाइफ से पूछे कौन? तो हमें एक ऐसा तरीका आता है जिससे हम बिना पूछे पता कर सकते हैं कि उसने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं किया। हाँ, जैसा मैं तरीका कुछ आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था। यस। तो होता क्या है कि आपके फ़ोन को मैं टच नहीं करूं और आपके फ़ोन का जो ईमेल है, यदि आपके घर के किसी लैपटॉप पे लॉगिन है, तो उस लॉग्ड इन ईमेल को के थ्रू मैं ब्राउज़र पर myactivity.google.com खोलता हूँ,
myactivity.google.com, तो मैं आपके फ़ोन की एक्टिविटी लिस्ट देख सकता हूँ बिल्कुल। पिछले कई सालों की। तो जो हमने उनकी वाइफ का जो जीमेल था घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन था, तो उसकी एक्टिविटी लिस्ट देख ली, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें देखना ये चाहते थे कि जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तो वाइफ अपने फ़ोन में क्या कर रही थी। तो पता पड़ा वाइफ तो अपने फ़ोन में OTT पे कुछ देख रही थी, और जब अनइंस्टॉल हुई तब तो वो घर में ही नहीं थी, उनकी लोकेशन ही कहीं और आ रही है। तो वाइफ आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। सेकेंड डाउट उनके बच्चे पे गया, जो कि 13-14 साल का बच्चा था। बिल्कुल। अब उससे भी हम इंटरोगेट नहीं कर हाँ, सकते exactly, क्योंकि बच्चा है, छोटा है। तो हमने कहा कि सारे घर की डिवाइसेस ले आइए, वहीं से कुछ समझ में आएगा। तो आईपैड वगैरह लेके आए, और इवेंचुअली एक एप्लीकेशन मिली हमें, डिस्कॉर्ड, जो कि एनोनिमस चैट ऐप है, जिसमें आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं होते, और आपको एक हैशटैग मिल जाता है KIRK5372, जिससे आप पूरी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं, और वो आपको एक एनोनिमिटी दे देता है। बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स बहुत यूज़ करते हैं, क्रिमिनल्स भी बहुत यूज़ करते हैं, और ऐसी बहुत सारी ऐप आ गई हैं। पर चैलेंज ये है कि हम उसके रिस्क को नहीं समझते। यदि कोई ऐसी ऐप है जिसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला कौन है, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर। बिल्कुल। कल के दिन वो आपको कुछ भेज रहा है, आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? क्रिमिनली भी हो सकता है। तो इस बच्चे के नेटवर्क में कोई था, लड़की थी, और वो इसको लगता था कि वो लड़की है, आई एम श्योर क्रिमिनली था। उसने इसको कुछ भेजा कि ये एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, तो मैं 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। सो 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में इस बच्चे ने वो एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद उसने कहा अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर करोगे तो फिर मिलेंगे। तो उसने अनइंस्टॉल भी कर दी। जस्ट गेम खेलता था Roblox। और रोबक्स पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल। रोब्लॉक्स जो गेम है, बच्चे जो आजकल बहुत खेलते हैं, रोब्लॉक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ मेटावर्स जो मार्क जुकरबर्ग बना रहा है एक्चुअली। सो इट हैज़ अ करेंसी कॉल्ड रोबक्स, उसके थ्रू आप चीज़ें अंदर खरीद सकते हो। तो रोबक्स करेंसी आप जाएंगे यदि विदेशों में, तो जो रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पर बिक रही होती है, ऐसे QR कोड की तरह कोड्स बिक रहे होते हैं उसके। इंडिया में भी शायद नहीं बिक रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड रोबक्स, एंड रोबक्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट करेंसी। आप यहाँ कैश में खरीद लीजिए, यहाँ गफ्फार मार्केट में और यहाँ नेहरू प्लेस में मिल जाएंगे लोग रोबक्स बेचते हुए, जो आपको सीधे वो कोड दे देंगे कैश पे, लाखों में। और उसके बाद आप वो कहीं भी भेज दीजिए, किसी भी कंट्री में, वहीं इन कैश हो जाएगा। तो सो ये जो गेमिंग करेंसी का मिसयूज़ शुरू हो गया, इससे पहले क्रिप्टो का होता था, बट अभी गेमिंग करेंसी भी क्रिमिनल के ट्रैप में आ गई है। मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उसी के लालच में कुछ भी कराया जा सकता है। और एक और चीज़ जो कि आप यहाँ बोल रहे हो कि आप जब कोई लिंक क्लिक करते हैं ना, तो आप सिर्फ लिंक क्लिक करने से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिना परमिशन के निकल जाती है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक लिंक है privacy.net/analyzer, और आप दिखाइएगा ग्राफिक्स, privacy.net/analyzer, उसको आप खोलेंगे वेबसाइट को, तो नीचे स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, उसमें कई सारे ब्राउज़र टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैपटॉप की या मोबाइल की सामने दिखने लगेगी। उसमें होगा आपका लोकेशन, एग्जैक्टली आप कहाँ है, IP एड्रेस होगा तो लोकेशन है, आपका सिम टाइप कौन सा है, वोडाफोन, BSNL, रिलायंस, आइडिया, वटेवर सिम कार्ड वो दिख जाएगा। आपकी डिवाइस कौन सी है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक है या विंडोज़ है, वो दिख जाएगा। आपका ब्राउज़र कौन सा है, सफारी है कि क्रोम है, आपका वर्जन कौन सा है ब्राउज़र का, जैसे क्रोम है तो 128 है, जो भी है। Exactly. आपका रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, आपकी बैटरी चार्जिंग कितनी है, ये सब निकल जाता है। अब ये हर इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। इसके बाद ऑटोफिल डिटेल्स भी निकलते हैं, वो भी आपको टेस्ट कर सकते हो उसके थ्रू। ब्राउज़र की और कैपेबिलिटीज़ भी निकल जाती हैं, और लास्ट ऑटोफिल डिटेल्स भी निकाल देंगे। ऑटोफिल डिटेल्स भी सिंगल क्लिक पे निकल सकते हैं। अरे वो यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है। अब सवाल ये है कि यदि निकलते हैं तो सबके क्यों नहीं निकल जाते, हमारे ही क्यों निकलेंगे या किसी एक का क्यों निकलेगा? उसका कारण ये है कि ब्राउज़र सबसे ज़्यादा टारगेट होता है क्रिमिनल्स द्वारा, चाहे वो क्रोम हो चाहे सफारी हो। इसके अंदर लगातार वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि वो कमजोरियां या 0 डेज वल्नरेबिलिटीज़ जो अभी तक डेवलपर्स को पता ही नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लगातार ऐसे ढूंढते रहते हैं कि किसका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है। यदि आपका जैसे क्रोम का भी 128 है मान लो, और आपके फ़ोन में 122 116 चल रहा है वर्जन, तो कुछ ना कुछ कमजोरियां होंगी जो इस बीच में फिक्स हुई हैं। बिल्कुल, वो उनमें से किसी को एक्सप्लॉइट करके डेटा चुरा सकता है। ऑटोफिल भी चुरा सकता है, पासवर्ड भी चुरा सकता है। ऑटोफिल में आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल आधार कार्ड, बैंक और ये सारे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हो सकते हैं। तो जब हमारे संग क्राइम हो रहा होता है, आपने नोटिस किया कि किसी के संग भी साइबर क्राइम हो रहा है, उससे पहले उसके संग एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। वो बताएं सर।
देखिए आपको एक कॉल आता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और ये आपका इंश्योरेंस नंबर है और ये आपका प्रीमियम है और इस टाइम पे आपने लास्ट पेमेंट किया था और मतलब जो भी बताएगा बिल्कुल वो बात करते आप उसी वजह से उस पर ट्रस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। फिर वो कहता है कि सर आपका तो 4 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ है या जो भी है, फिर आप फॉलो कर लेते हो। ये तो हुआ वो क्राइम जो आज हो रहा था, पर आपने कभी सोचा कि इससे पहले एक क्राइम आपके संग हो चुका था, आपका ये डेटा उस तक पहुंचा कैसे? एग्जैक्टली। या तो आपसे पहुंच सकता है बिल्कुल। या सामने वाले कंपनी के थ्रू पहुंच सकता है जिससे आपने इंश्योरेंस लिया, और तो कोई तरीका है नहीं। आपका पासवर्ड, जितने भी बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, आप किसी एफआईआर को उठा के देख लीजिए, कभी पासवर्ड मांगा गया किसी से? नहीं जैसा आपने बैंक का पासवर्ड बता दीजिए, आपके यहाँ लिखिए ना बैंक का पासवर्ड, ऐसा तो कभी वो तो बस होता है और बाद में बस अकाउंट जिसमें पैसे वो सिर्फ ओटीपी तक कोशिश करेगा कि ओटीपी मिल जाए। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी है, बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज किए आपका पैसा नहीं निकल सकता, दोनों चाहिए। बिल्कुल। ओटीपी चलो आपसे लिया, ओटीपी चुराने के तरीके जैसे मैं आपको कुछ बता भी दूंगा, लेकिन पासवर्ड कैसे पता था उसको? पासवर्ड तो यदि मैं आपसे पूछूंगा तो 2 मिनट लग जाएगा। ए है, कैपिटल है, स्मॉल है, @ है, @ है, नंबर है, अल्फाबेट है, यही बताने में, वाईफाई का पासवर्ड बताने में टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब है वो इतना रिस्क नहीं लेते, क्रिमिनल के पास ऑलरेडी ये डेटा होता है। इसका मतलब है कि जब वो आपके संग ये फ्रॉड कर रहा था, उससे पहले आपके संग ये क्राइम हो चुका था जिसमें आपके पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सारे जा चुके थे। ये जो चीज है, इस वजह से मैं कहता हूं कि कोई भी अननोन लिंक क्लिक कर रहे हैं या कोई भी हम अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा बाहर जाएगा, ये रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ये हो जाएगा, आपके संग क्रिमिनल्स के अटैक बढ़ जाएंगे। अब वो हर तरीके से आपको अटैक करेंगे क्योंकि अब उनके पास डेटा आ गया। तो ये एक वेबसाइट जो है, इससे आप ये देख सकते हो कि आपका ब्राउजर कितना वल्नरेबल है और आपके डिटेल्स जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या चले जा चुके हैं। थोड़ा सा आइडिया लगेगा सर। बिल्कुल, मतलब लोग डर जाते हैं इससे। ऑफ कोर्स, मतलब ये डरने के लिए नहीं है, हम लोग तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। चेक करें, और कोई तरीका नहीं है। देखिए साइबर क्राइम हमेशा हम कहते हैं, और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हम अवेयरनेस में जब बोलते हैं ना कि डोंट शेयर ओटीपीज, ये मुझे लाइन बड़ी फनी लगती है क्योंकि कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करता। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि भाई साहब ओटीपी देना बैंक का, हाँ लीजिए ना, ऐसा तो होता है। तो ये डोंट शेयर ओटीपी से आदमी को कैसे समझ में आएगा कि मुझे नहीं शेयर करना है? वो तो कहता मैं कभी शेयर करते ही नहीं, पर निकलता कैसे ओटीपी, उसकी कहानी होती है। सब बिना एसएमएस के भी निकल जाता है। हाँ, अरे नहीं, वो बिना एसएमएस आता है, लेकिन वो कैसे, अब वो फोन में एप्लीकेशन ही होगी तो क्या कर लोगे आप। लेकिन मैं एक और फनी बताऊं, और ये बड़े बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, यूएस में रहता है, और मैं इसलिए नेम्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कॉल किया और किस तरह से ओटीपी निकला, ये बड़ा यूनिक सा तरीका था जो मैं अलग 12 वो अलग है, अलग तरह से मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार ऐसे भी हो सकता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया यूएस से कि बहुत लगातार कि हमें तुमसे बात करनी है, बिकॉज आप अवेयरनेस फैलाते रहते हो, तो ये जरूर बताना। मैं तो लुट गया, लेकिन आप बता देना। तो मैंने कहा बताइए क्या हुआ? कह रहे यार मैं अपनी माँ को, इंडिया आया हुआ था और मैं ये जो तीर्थ यात्रा करा रहा था सारी, तो जगह जगह जा रहे थे हम लोग। तो उस दिन हम लोग लखनऊ में थे और दिल्ली आ रहे थे, तो माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और हमें दिल्ली से फिर आगे कहीं जाना था। तो 4-5 घंटे का या 6 घंटे का कुछ हॉल्ट था, तो मुझे लगा कि मैं एयरपोर्ट के पास की होटल ले लेता हूँ, रेस्ट करेंगे और उसके बाद अगली फ्लाइट ले लेंगे। तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठकर होटल बुक कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। तो मैं देखा नियरेस्ट होटल, तो मुझे लेमन ट्री का कोई एक लिंक मिल गया ऊपर। ओके। अब लोग यही करते हैं, गूगल पे सर्च किया, जो पहला लिंक मिल गया कॉल कर लिया, वो है नहीं है, इतना चेक नहीं करता, कॉल लगा दिया। हाँ साहब इसी होटल से बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे रूम बुक करना है, बोले बत हो जाएगा, पर मुझे सिर्फ 4-5 घंटे के लिए चाहिए यार, फुल चार्ज मत लीजिएगा और ऐसा वैसा। नहीं सर हम देखते हैं, वर्क कर लेंगे, कुछ वर्कआउट कर लेंगे। तो उसने मुझे ऑफर किया 1600 रुपये। यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बढ़िया है। बिल्कुल एक बढ़िया होटल मिल रहा है तो ठीक है। मैंने डन कर दिया फटाफट। बोला ठीक है सर आप पेमेंट कर दीजिए। तो बोला, मैंने कहा मैं डेबिट कार्ड डिटेल, बोला कार्ड डिटेल दीजिए। बोला मैं क्यों दूँ कार्ड डिटेल? बोले सर कार्ड डिटेल नहीं तो पेमेंट कैसे लूँगा मैं? अच्छा तो मैं आपसे ओटीपी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं आपसे कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ। हाँ यार बात तो सही कर रहा है, ओटीपी तो लेगा नहीं तो पैसे कैसे जाएगा? ठीक है भाई कार्ड डिटेल ले ले, दे दिए। फिर बोलता हाँ सर अभी आपको ना ये 1600 रुपये का ओटीपी आएगा, वो बता दो तो 1600 रुपये में ट्रांसफर कर लेता हूँ। वो मुझे 1600 का ओटीपी आया, मैंने कहा कि ठीक है ओटीपी बता दिया उसको। तो उसने कहा सर मेरे पास पेमेंट आया नहीं। ओके। तो मैंने कहा यार मैं तो भेजा है। बोला नहीं सर पेमेंट तो नहीं आया, पर मुझे से पैसा गया है मेरे हिसाब से, मैं तो अलर्ट आ गया कि 1600 रुपये जा चुका है। तो बोला जब तक पैसा मुझे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा मैं कैसे आपको बुकिंग दे दूँ? अच्छा बोले मेरी जहाँ अनाउंसमेंट हो रहा फ्लाइट का कि बोर्ड कीजिए और मुझे तुरंत पहुंचना भी है, तो थोड़ा सा अर्जेंसी भी। मैंने कहा यार पर मैं तो दे चुका हूँ। बोला सर आप टेंशन मत लो, आप ना मुझे वो जो अलर्ट आया ना आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके।
तो मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ से। बिल्कुल, तो मुझे लगा हाँ स्क्रीनशॉट भेजने में क्या है, मतलब वो तो अलग कंफर्मेशन, तो उसमें Exactly. 1600 हम का भी जो, भेज देते हैं ऐसे। हाँ तो हमने बोले स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। अब जो स्क्रीनशॉट भेजा तो मेरे दिमाग में प्रेसिडेंस सेट हो गया कि स्क्रीनशॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ये दिमाग में आ गया। गॉट इट, वो भेज दिया। अब बोला कि सर पैसा तो अभी भी, मतलब वो स्क्रीनशॉट तो आपका बिल्कुल सही है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, पैसा आया है, तो फिर पैसा मुझे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा? आप एक काम कीजिए सर, आप ₹1 का ट्रांसफर और कीजिए। ओके, ठीक है। तो मैंने क्यों बोले, कई बार क्या होता है कि जो पैसा है ना पाइपलाइन में फंस जाता है। वो 1600 को एक वाला धक्का देगा, वो ₹1 जाएगा ना तो वाला पिछला वाला भी अलर्ट आ जाएगा, वो SMS अलर्ट फंस जाते हैं, जो भी उसने रीजन दिया। अब बोले मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अर्जेंसी बिल्कुल, है। ₹1 की बात। तो मैंने ₹1 की बातें कर देते हैं यार, तो मैंने कहा ठीक है भाई ₹1 कर ले। तो बोलता ₹1 किया उसने, बोले सर वो ₹1 का OTP आया होगा, जरा भेजना। अब बोले वो 16,000 का OTP था। तो मैंने कहा भैया ये 16,000 का OTP, क्या बात कर रहे सर, मैं ₹1 ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसे कैसे 16,000 का हो सकता है? कह रहे नहीं 16,000 का, कह रहे नहीं ₹1 का। अब ये थोड़ा बहस हुई, फिर बोर्डिंग पास वो अनाउंसमेंट हुआ। बोला सर आप टेंशन मतलब, स्क्रीनशॉट भेजो ना, मैं देख लेता हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर वो तो OTP का स्क्रीनशॉट था। जैसे ही मैंने भेजा तब से मुझे याद आया कि यार मैं स्क्रीनशॉट कैसे भेज सकता हूँ। तो OTP भेजने के लिए रोका गया है आपको, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए नहीं रोका गया किसी पर। एक्जैक्टली। और जब पहला वाला उसने इंसिडेंस किया, उस समय स्क्रीनशॉट आपने भेज दिया, तो आपको लगा कि स्क्रीनशॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड माइंड प्ले सर ये। आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली माइंड प्ले किया गया, और ये पूरा उसने मुझे US से सुनाया। मैंने कहा यार ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। तो ऐसे भी OTP निकलते हैं। एग्जैक्टली सर, वो मतलब इसमें तो आप मान के चाहिए ना कि मतलब बंदा बाद में सोचे मैंने यार ये क्या कर दिया। एग्जैक्टली, इंस्टेंटली समझ में आ जाता है, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई मतलब भेजते ही समझ में आ गया। जैसे ही भेजा, ओ ये क्या गलती हो गई, अब क्या कर लोगे आप, तो गया। मतलब ये हालत हो जाती है सर। अभी आप और चीज बताएं, 12 तरीके हैं OTP के, उसमें से कुछ ऐसे बताएं जो आज प्रेवलेंट है आजकल और जो लोगों के अवेयरनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीका है जिससे अभी लगातार गुड़गांव में बड़े बड़े डॉक्टर्स के WhatsApp हैक हुए, और एक का हैक हुआ तो उसका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट चला गया, तो फिर वो दूसरों को टारगेट करने लगा। एंड डॉक्टर्स नॉर्मली बहुत बिजी रहते हैं, OPD कर रहे हैं और वो बिजी हैं, तो उनको इस तरह से ट्रैप करना बड़ा आसान होता है। मोडस ऑपरेंडी ये थी कि किसी डॉक्टर को फ़ोन आएगा कि साहब आपका कुरियर आया हुआ है कोई बहुत अर्जेंट, ऐसा करके, और वो कहेगा अच्छा, तो किसी स्टाफ को देगा। बोले नहीं साहब, उसमें ना एक कोड आया होगा, वो कोड डायल कर दीजिए तो कंफर्मेशन आ जाएगा, इंटरनेशनल कुरियर। अब इन लोगों को गिफ्ट आते रहते हैं डॉक्टर्स को, बिल्कुल, मेडिसिन कंपनी से कहीं कितने लोग लगता आया होगा भाई, मीडिया वाले समझ सकते। तो किसी गिफ्ट को कोई मना क्यों करे भाई। बिल्कुल, उन्होंने फटाक दिया भाई, डायल कर दो, उसने कोई कोड आया होगा, उसने डायल कर दिया, जैसे ही डायल किया उसका WhatsApp गया। अब ये होता कैसे? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, आप गूगल करेंगे तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स मिल जाएंगे। हर एक ऑपरेटर के कुछ कोड्स होते हैं जिसको आप डायल कर देंगे तो आपकी कॉल कंडीशनली दूसरे को फॉरवर्ड होने लगती है। जैसे *62* मोबाइल नंबर है Exactly. वोडाफोन के, *401 मोबाइल नंबर ये जियो के लिए है, तो हर ऑपरेटर का आपको मिल जाएगा। वो जो कोड है उसने वो आपसे डायल करा दिया, और उस कोड के संग उसका मोबाइल नंबर है, तो अब आपके कॉल कंडीशनली उसको फॉरवर्ड होने लगे। एग्जैक्टली। कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग या ऑल कॉल फॉरवर्डिंग कर सकता है वो। उसमें क्या होता है कि यदि आप बिजी हैं और उस समय कोई कॉल आ रहा है तो उसको चला जाएगा, या आप अनरीचेबल हैं, या आप सो रहे हैं, या आप फ्लाइट में हैं, तो कॉल सारे उसको जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। तो आपको नॉर्मली चेंज पता नहीं पड़ता, आप कॉल रिसीव कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अचानक आपको लग रहा है कि आपका WhatsApp हैक हो गया या आपके पैसे निकल गए, क्योंकि आपके OTP के कॉल उसको जाने लगेंगे। क्योंकि आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। एग्जैक्टली। पहले सिर्फ SMS पे आते थे, SMS और टेक्स्ट वाला ऑप्शन, कॉल वाला ऑप्शन। तो यदि वो कॉल वाला ऑप्शन कर लेगा, WhatsApp का OTP भी कॉल पे आता है, Facebook का भी आता है, Google का भी आता है, बैंक का भी आता है। तो आपकी यदि कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई है तो जब उसको जो OTP चाहिए होगा वो मंगा सकता है, और उसके बाद क्योस क्रिएट करेगा। सो दिस इज वन मेथड थ्रू विच WhatsApp हैकिंग बहुत हुई अभी। इससे बचें कैसे? WhatsApp में एक फीचर है जो लोग नहीं जानते। आप में से कितने लोगों के WhatsApp 2-factor ऑथेंटिकेटेड है? किया है? अच्छा, मैंने वहां बताया। देखिए, आपके इंटरव्यू के बाद लोग WhatsApp 2-factor ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हम इंटरव्यू करते रहते हैं। एग्जैक्टली। हर बार कुछ आप नया भी कर लीजिए। तो आपके सेटिंग्स में जाएं WhatsApp की, वहाँ पर अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें 2-step वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करेंगे तो 6 डिजिट का कोड मांगेगा आपसे। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए।
ओके, डेट ऑफ बर्थ होगा तो पता ही है उसको सामने वाले को। कुछ और हो जो आप याद रख सकें, उसके संग एक ईमेल आईडी भी मांगेगा, वो भी दे दें ताकि आप कल के दिन पिन भूल जाएं तो वो ईमेल आईडी के थ्रू रिकवर कर लें। पर एज लॉन्ग एज वो पिन आपने सेट कर दिया है, अब कोई भी आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको ओटीपी भी मिल जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जब तक वो 6 डिजिट का पिन कोड नहीं डालेगा वो मैसेजेस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो यू आर सेफ। तो इसलिए सबको जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तुरंत, नॉर्मल फीचर है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है उसमें, और तुरंत इनेबल कर लें। कम से कम ये वाले क्राइम तो रुक जाएं, एग्जैक्टली, क्योंकि इसी वजह से बहुत लोग लूट रहे हैं। फिर दूसरा जो तरीका है ओटीपी चुराने का वो है कॉल मर्जिंग टेक्निक। कॉल मर्जिंग में क्या है, जैसे आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको एक कॉल आता है, अयाज भाई अमित जी ने आपका नंबर दिया है। ओके, तो अयाज भाई ट्रस्ट करेंगे ही, उनको लगेगा यार अमित ने नंबर दिया है तो क्रेडिबल बंदा होगा। अयाज भाई हम आपको एक इवेंट में बुलाना चाहते हैं और मीडिया का इवेंट है एंड वी वांट नीड योर प्रेजेंस, और मीठी मीठी बातें, और अयाज भाई खुश हो गए क्या, ठीक है आप आ जाएंगे। फिर 20 सेकंड के बाद बोलेगा कि अयाज भाई अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बंदा कर ले, है ना, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया हुआ है तो हम तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप लोग एक अच्छा सा एक फायर साइड चैट कर लेते हैं। तो अयाज भाई को लगेगा ठीक है, थोड़ी देर में नंबर से कॉल आ रहा होगा। अयाज भाई कहेंगे यार ये अमित का नंबर नहीं है, नहीं ये उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, आप मर्ज कीजिए, अभी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाई, प्रेशर दिखाया, आपने मर्ज कर दिया। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका गूगल हैक हो जाएगा, या जीमेल, कुछ तो निकलेगा। क्यों? आपने कोई ओटीपी तो नहीं दिया, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया, आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया। क्या किया आपने? सर मर्जी किया मैं, आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी। एग्जैक्टली, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे सर? वही तरीका, आजकल जो दूसरा कॉल आया अमित दुबे के नाम से आपको, वो आपके ओटीपी का कॉल था। अरे वो ठीक है, वो उधर से कान इधर से नहीं, इधर से पकड़ लिया। हाँ, आपने मर्ज किया, आपने उसको ओटीपी सुनवा दिया, वो तो रेडी था सुनने को। जब तक आपको रियलाइज होगा, आपको तुरंत रियलाइज होगा कि अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो हार्डली 3 सेकंड और खेल खत्म। वो जैसे नंबर बोलेगा वो तड़ से रेडी बैठा है अप्लाई करने को, गया आपका व्हाट्सएप या जो भी हैक करना चाह रहा हो। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत प्रेवलेंट चल रहा है। ऐसे वॉइस मेल के थ्रू निकल जाते हैं, जूम कॉल के थ्रू निकल जाते हैं, आपकी स्क्रीन शेयर करा ली किसी बहाने से, या कोई भी वेब मीटिंग प्लेटफॉर्म है। तो हर कहानी एक अलग तरीके से ओटीपी ले जा रही है। एक इंसिडेंट और सुनाओ। बिल्कुल सर, अभी तो हम काफी शोज करने हैं आपके साथ, अभी हम ओटीपी पे ही हैं तो ओटीपी वाले डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक गुड़गांव का कोई चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका मुझे कॉल आया कि अमित जी मैं आपकी सारी कहानियां सुनता हूँ रेडियो की, और आपके सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं और शोज़ भी देखता हूँ। अब तो डीडी पे भी शो आता है मेरा, दूरदर्शन पर संडे को। तो उससे पहले भरोसा दिलाया कि मैं बहुत टेक्निकल आदमी हूँ सर, और मेरे संग साइबर फ्रॉड हो गया। तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी क्या बात। तो बोला पर मुझे बड़ी शर्म आ रही थी किसी से बताते। बिल्कुल सर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी का चीज़ तो हूँ। एंड तो मैंने कहा फिर भी बताइए, मैं शायद हेल्प कर पाऊँ, दूसरों तक पहुँचा दूंगा। तो मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा जो तरीका इसके संग हुआ। बोला आई वॉज इन मुंबई, और मेरा इवेंट हो गया था, और उसके बाद मुझे कुछ घूमने के लिए टैक्सी चाहिए थी। तो मुझे सस्ती टैक्सी चाहिए थी, 10 रुपये पर किलोमीटर वाली कोई टैक्सी मिल जाए, दिन भर घुमा दे, और मुझे दिन भर के लिए बुक करनी थी। तो मैंने गूगल पर सर्च किया चीप टैक्सी सर्विसेज इन मुंबई ऐसे करके। तो मुझे कुछ वेबसाइट आ गई, मैंने कुछ वेबसाइट पर क्लिक किया। तो जो प्रोसेस था कि आप इस नंबर पर 100 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए इस अकाउंट में, उसके बाद आपको ड्राइवर की डिटेल मिल जाएंगे, दिन भर आप उसको यूज़ कीजिए, शाम को जितने किलोमीटर हो जाएंगे आप 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर दीजिए। मुझे लगा ठीक है। तो आई वाज ट्राइंग टू ट्रांसफर दैट 100 रुपीज़, पर वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो नहीं रहा था। तो मैंने कंप्लेन कर दी कि तुम्हारी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही। थोड़ी देर में मुझे कॉल आ गया कि ओ इट्स नॉट वर्किंग। तो मैंने उनसे कहा यार 100 रुपये की बात है, यूपीआई से ले लो, ये क्या मेरे से अकाउंट ट्रांसफर कराते फिर रहे हो। अब आप सोच रहे हो अकाउंट ट्रांसफर क्यों कराते हैं? क्योंकि आपकी सारी डिटेल कैप्चर हो जाए। ओके, अब क्या चाहिए? ओटीपी। ओटीपी चाहिए। तो जो पहला क्राइम हो चुका है वो आपने नोटिस नहीं किया। क्राइम तो अब दूसरा वाला होने वाला है, पहला आप हो ही चुका है, पहले हो चुका है जो पता नहीं है। तो बोला नहीं वो सब ऐसी कोई बात नहीं, यूपीआई वाला सर्वर अभी फ्लडेड है और उसमें शायद हो नहीं रहा है, और कुछ रीज़न दे दिया उसने। तो आप ऑनलाइन ही करते हैं और कोई दिक्कत नहीं सर, हम इशू फिक्स कर देंगे। आप किस संग यदि इशू आ रहा है तो हो सकता है कोई ब्राउज़र का रीज़न हो, और यदि आपके संग आ रहा है तो बाकियों के संग भी आ रहा होगा, तो विल हैव टू फिक्स इट। एग्जैक्टली। तो प्लीज़
आई एम सो सॉरी, थोड़ा कॉर्डियल स्वीटनेस सब दिखाएंगे वो, डोंट वरी सर 2 मिनट में फिक्स जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले मैं आपको एक ना गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और वहीं देखते हैं हम क्या इशू है, जो एरर आ रही होगी ना उसी हिसाब से फिक्स कर देंगे। ठीक है साहब, उन्होंने गूगल मीट का लिंक भेजा। आप देख रहे हैं दिमाग कैसे चलता है आदमी का, और ये चीज़ तो है। लिंक क्लिक किया, मीटिंग ज्वाइन कर ली, स्क्रीन शेयर कर दिया। बोला अब आप 1 रुपये ट्रांसफर करो। 1 रुपये ट्रांसफर करोगे तो फिर डिटेल भरोगे, उसको पता पड़ रहा है 1 रुपये की डिटेल भी। फिर OTP भी आएगा, वो भी दिखेगा उसको, क्योंकि स्क्रीन शेयर्ड है। बोले मैं भर रहा हूँ, ओके ओके करने जा रहा हूँ, जब तक तो 10,000 15,000 निकल गए। तो मैंने कहा ये अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, एंड आई इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड एंड कॉल्ड बैक कि साहब ये मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने मुझे लूट लिया है, तुमने मेरे से स्क्रीन शेयर करा दिया और इसलिए मेरे OTP पढ़ ली, एंड आई वॉज फ्यूरियस। और बोले वो बंदा बिल्कुल कूल है, क्या बात कर रहे हो सर, पैसे कौन से पैसे? मैं लग रहा हूँ इसको भी पता है कि इसने मुझे लूट लिया है, मुझे भी पता है और ये मानने को तैयार नहीं। कर नहीं सर, आप मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुआ सर, आपके कुछ पैसे चले गए सर। एक काम करते हैं सर, आप डोंट वरी सर, रिलैक्स, मैं अपने बॉस से आपकी बात कराता हूँ। ओके हाँ आप डोंट वरी, मैं हम एक दूसरा गूगल मीटिंग भेजते हैं सर, ठीक है, आपकी बॉस से बात कराता हूँ, हम देखते हैं पैसे गए कैसे आपके। मतलब मुझे वो दूसरा गूगल मीट लिंक भेज के फिर से स्क्रीन शेयर कराने को तैयार है। एंड मैं कन्विंस हो भी जाता, बोले थी मैं कोई और होता बिल्कुल सर, बिकॉज आई वाज सो श्योर कि यार इसी वजह से गए पैसे। वो मुझे कन्विंस कर दिया कि नहीं ये नहीं है, कोई दूसरा तरीका होगा, बट विल हेल्प यू। तो ऐसे भी निकल रहा है OTP सर। ये 1 रुपये ही मतलब बड़ा खतरनाक हो रहा है वो। यदि कोई आपसे कहे 1 रुपये ट्रांसफर कर दो या 10 रुपये, तो तुरंत कान खड़े कर लो। ये तो हम भी फैमिली में कर देते हैं कि यार चलो मुझे किसी को ट्रांसफर करना, पहले 1 रुपया करता हूँ। नहीं बहुत ये दिमाग में जो बैठा हुआ है ना हमारे, उसी के अराउंड वो कहानियां बुनते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें एबनॉर्मल ना लगे, अनयूजुअल ना लगे कि यार 1 रुपये से क्या होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पर 1 रुपये ट्रांसफर कराने के लिए लिंक भेजा गया और अकाउंट साफ हो गया। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि मतलब 1 रुपया तो कोई भी लेगा यार, चल 1 ही रुपया तो जाएगा। बिल्कुल। और सर एल्डरली पीपल जितने भी लोग हैं हमारे घर के बुजुर्ग, उनको स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तो मैंने ये सुना है कि ये बैंक के पास कहीं किसी तरीके से वहाँ से स्पेसिफिक डिटेल्स निकलवा लेते हैं कि भाई जो पुराने लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, उनके पास अकाउंट में बैलेंस है, इस तरीके से टारगेट करते हैं। देखो डेटा तो जाता ही है, ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि डेटा नहीं होता तो वो उन लोगों को टारगेट कैसे करते हैं। इस दुनिया में, इंडिया में अकेले 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ को थोड़ा ना रैंडमली टारगेट कर रहे हैं। वो उनके पास उनके मोबाइल नंबर हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, बैलेंस का कुछ आइडिया है, पासवर्ड भी शायद पता है, तभी लॉगिन करके बैठे हुए हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी बन के फ्रॉड कर रहे हैं, वो बैंक के एम्प्लॉय बन के फ्रॉड कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज बन के फ्रॉड कर रहे हैं, ट्राई के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं। एग्जैक्टली। अब सर आजकल बड़े पुलिस के नाम से फ्रॉड हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड करा दिया जाता है कि आप जाइए। अब लोगों को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट कितने लोग खोलते हैं। बिल्कुल क्लोन्ड होगी, डोमेन अलग होगा। SCI इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट sci.gov.in होगी शायद, लेकिन वो कुछ और होगी। SCI इंडिया सर government.go.in या .org कुछ करके होगी। एंड यू सी द वेबसाइट एंड यू ट्रस्ट ऑन दैट। काफी रिपोर्ट हुए मीडिया में सर, कुछ ऐसे केसेस जो आप भी मतलब आपने भी ट्रैक किए हो, डिजिटल अरेस्ट वाले, कुछ ऐसे थोड़े से बताइए। बहुत लगातार हो रहे हैं, और ये मैं लगातार अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आई एम सरप्राइज कि जितने ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं उसमें एवरेज जो लॉस है वो 30 से 40 लाख का है। मतलब छोटा मोटा लॉस होता ही नहीं है। एक जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसके सीनियर VP के 3.7 करोड़ चले गए बेंगलोर से, उन्होंने दे दिए, और वो 4-5 दिन तक डिजिटल अरेस्टेड थे। एक लॉयर है आई थिंक मुंबई या फरीदाबाद की, जिसने अपने कपड़े उतार दिए थे कैमरे पर, एंड शी वाज डिजिटली अरेस्टेड। एक लड़की है, उसने अभी चंडीगढ़ की, उसने 15 लाख दिए। अभी नोएडा में 3-4 केसेस हो गए। तो डिजिटल अरेस्ट केस मेरी सोसाइटी में हुआ। अरे तो एक बंदा आया मेरे घर पे और घबराया हुआ सा, और रात में फ़ोन, पहले उसने किसी और नंबर से फ़ोन किया, फिर बोला मेरा नंबर नहीं है, आपसे मिलना है, रात में आ सकता हूँ? उनका आ जाओ। 11 बजे रात में आके बैठ गया, बहुत घबराया हुआ। मैंने क्या हो गया? कहला यदि मेरा फ़ोन बंद है तो पुलिस मुझे पकड़ सकती है। तो मैंने कहा कि भाई अरे कहते पुलिस मेरे पीछे पड़ी। मैंने कहा आपने ऐसा क्या कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया तो पुलिस क्यों पीछे पड़ी है? बोले पता नहीं सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट क्यों अरेस्ट वारंट निकालेगा? मतलब पहले सिविल कोर्ट से शुरू होता है मामला, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यार ऐसा क्या कर दिया तुमने? कुछ इंटरनेशनल फ्रॉड कर दिया क्या? बोला नहीं सर मैं कुछ नहीं किया। मुझे कन्विंस कर रहा है। मैंने कहा वारंट दिखाओ, तो उसने वारंट दिखा दिया, कॉपी FIR की कॉपी दिखाई।
तो देख के मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से ऐसे नहीं निकलते। अच्छा, मैंने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का वारंट नहीं देखा एग्जैक्टली। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे निकल रहा है, और अभी तक तो मीडिया में आ जाता है इतना बड़ा मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। तो फिर मैंने कहाँ से डाउनलोड कराया, ग्रिल करना शुरू किया। तो जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो समझा ये तो बहुत टेढ़ा मैटर है। एंड ही जो उसने बता रहा हूँ आपको, मैंने उससे कहा कि अपनी सारी इंसिडेंट मुझे लिख के दीजिए, स्टेप बाय स्टेप सब लिखा उसने। एंड देन आई सबमिटेड इट टू DCP साइबर। मैंने कहा मैम ये हो रहा है एंड उसको मैंने कन्विंस किया कि ये फ्रॉड है, और वो इतना डरा हुआ था कि वो कन्विंस नहीं हो रहा। फिर मैंने DCP साइबर से बात कराई, मैंने कहा अपना फ़ोन ऑन कर ले, घबरा मत तुम सिर्फ डिजिटली अरेस्टेड थे। अब होता क्या है देखिए, इसको कॉल आया, इसको पहले IVR कॉल आया। ओके। ऑफिस में था, तो IVR कॉल पे नॉर्मली हमारे दिमाग में एक कॉन्शियसली हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार ये फ्रॉड कैसे हो। बिल्कुल। प्री रिकॉर्डेड वॉइस है कि आपका एक कुरियर आया हुआ है और आपके एक कंपनी का, प्रोमिनेंट कंपनी का नाम लेंगे, हमारे कस्टमर केयर एग्जेक्टिव से कनेक्ट होने के लिए 9 प्रेस कीजिए, प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जेक्टिव। आपने 9 प्रेस कर दिया तो एक बंदे से कनेक्ट हो जाएंगे। वो कहेगा हाँ साहब आपके नाम से एक कुरियर भेजा जा रहा था थाईलैंड, और वो वापस आ गया है, और उसमें कुछ पासपोर्ट हैं, कुछ करेंसी है, कुछ ड्रग्स हैं MDMA, और इलीगल चीज़ें पाई गई हैं, तो इसलिए इंक्वायरी शुरू हो गई है और आपके खिलाफ FIR हो गई है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच इसको देख रही है, तो हम आपका कनेक्ट कर देते हैं मुंबई क्राइम ब्रांच से। अब आपका थोड़ा सा डर शुरू हुआ कि यार मुझे मेरे नाम से कुरियर कौन सा जाएगा यार, मैं तो भेजा ही नहीं सर, आपका ये आधार नंबर यही है, हाँ सर मोबाइल नंबर ये, एड्रेस यही है, सब बता देगा सर, डिटेल तो मेरी है। तो कनेक्ट होइए फिर अगेन। अब इस बंदे ने काम खत्म, इस बंदे का काम यही था कॉल सेंटर का, अब इसने कनेक्ट कर दिया दूसरे बंदे से। अब मुंबई क्राइम ब्रांच वाले ने अपना एयर दिखाएगा वो कि भाई साहब आओ जरा वो अलग तरह का एक्ट करेगा। अब आपके दिमाग में ये भी रहता है कि यार इतने लोग फ्रॉड नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, एक करेगा साइबर क्रिमिनल होगा, एक फ्रॉड करके भाग गया, ये इतने सिस्टम में 3-4 लोग कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहेगा साहब हाँ साहब हम तो इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें करेंसी है तो MEA भी इन्वॉल्व हो गया है, ड्रग है तो नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ऑफिस भी इन्वॉल्व है, तो 4 इंक्वायरी शुरू हो गई आपके अगेंस्ट। अब आप ऐसे जाओगे। एग्जैक्टली सर, मतलब कोई भी बंदा उसके बाद वो बोलेगा कि ऐसा करो आ जाओ मुंबई आ जाओ। अब आप यहाँ बैठे हो कि यार मैं मुंबई कैसे आ जाऊँ, मैं तो कुरियर भेजा भी नहीं, और मैं कैसे, तो ठीक है हम आ जाते हैं, फिर अरेस्ट कर लेते हैं आपको। फिर आप घर आओगे, अरे अरेस्ट क्यों कर लोगे, मैं तो कुछ नहीं, तो फिर आप मुंबई आ जाओ। फिर बात यहाँ बनेगी कि आप एक वीडियो कॉल पे स्टेटमेंट दे दो। ओके। और उसके लिए आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, 50,000 दोगे तो वीडियो कॉल स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो आप दे दोगे फटाक से। बिल्कुल सर, मजबूरी है। एग्जैक्टली। अब स्काइप का एक हैंडल भेजा जाएगा, स्काइप के हैंडल पे आप देखोगे सामने वीडियो कॉल पे पुलिस वाला बैठा है, थाना है, पीछे गांधी जी की और राष्ट्रपति की फ़ोटो टंगी हुई हैं, हथकड़ियाँ हैं, गन्स रखी हुई हैं, पूरा माहौल बना हुआ है, फाइल वाइल, और वो बंदा ड्रेस में, और वो आपको डांटना शुरू करेगा कि डिटेल बताइए आपके फादर का नाम, इसका नाम, एड्रेस। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सीरियस ग्रिलिंग चल रही है। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से कमाते हैं आप, सारी डिटेल ले लेगा वो। आप खुद ही बता दोगे कि मेरी तो सर सैलरी से आती है, इतने पैसे हैं, और कोई अकाउंट तो नहीं है, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो ये कर देंगे। मतलब बिल्कुल पुलिस ऑफिसर, आप बिल्कुल पुलिस वाला माहौल होगा, और आप सब बताते जाओगे उसको, आपकी सारी डिटेल लिख लेगा वो। उसके बाद कहेगा कि भाई साहब अब आप इस कैमरे को ऑफ नहीं कर सकते, आप डिजिटली अरेस्टेड। अब इस कैमरे को ऑन रखना, मोबाइल चार्ज रखना, और आप कैमरे के सामने रहना, हिलना नहीं, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है। यदि आपने बंद किया, आप तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुरंत CBI के घर पहुंचेगी, और फिर वो CBI और जितने नाम ले सकता है सब नाम ले देगा। तो आप, हालत ये होती है जिन लोगों के संग हुआ है कि वो ऑफिस में भी होंगे ना, ऑफिस में ही है, मतलब अरे पीछे जाओ मैं डिजिटली अरेस्टेड हूँ, मतलब दे आर सो कन्विंस्ड कि वो किसी से बताएंगे भी नहीं, चुपचाप वॉथरूम में जाके कर रहे हैं। फिर आपको ब्रेक भी लेना है कि साहब, तो आप परमिशन लेके ब्रेक लोगे। 4-5 दिन तक आप वीडियो कॉल करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे कि साहब मेरे अकाउंट में नहीं, तो आप पैसे, फिर वो प्रोसेस ये बनेगा कि आप ये सारा पैसा जो आपके अकाउंट में है ये इंक्वायरी में आ गया, तो उसको सरकारी मालखाने में जमा करो। जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी आपको पैसा नहीं वापस मिलेगा, हो जाएगी तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हम ये देखेंगे कहीं आपने ड्रग बेच के तो नहीं कमाया, कुछ इलीगल पासपोर्ट बेच के तो नहीं कमाया तो आप अपना पैसा खुद ही उनके अकाउंट में डालते जाएंगे, सब कुछ। फिर उसके बाद पेनल्टी के नाम पे कि सिक्योरिटी बनी हुई चाहिए, आप लोन लेके दे देंगे 3.7 करोड़। एग्जैक्टली सर, समझ नहीं आता कि लोग, बंदा कैसे ट्रांसफर कर सकता। तो ये सब हुआ, लोगों ने पैसे दिए। अब ये जो लेडी थी, जो लॉयर थी,
उसको तो ये बोला कि तुम अपने कपड़े उतारिए। तो बोलती क्यों? बोले वो ड्रग थी आपके उसमें, तो हमें देखना है कि आप ड्रग लेते तो नहीं है, तो आपकी बॉडी पे कोई साइन मिलेगा तो हम वी वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। तो बोली नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है हम फिर पुलिस भेज देते हैं, वो देखेंगे। अब आदमी डर जाता है। तो शी हैज़ एक्चुअली डन दैट। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, अरे और वो रिकॉर्डिंग उसको वापस भेज रहे हैं। अब एक हर आदमी को रेपुटेशनल बिल्कुल इशूज है, सर। तो उसने और पैसे दे दिए। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सबको सुन के ये लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, पर हो रहा है। और अभी कल परसों फिर हुआ। तो मेरे तो लगातार केसेस आते हैं, और जैसे ही मुझे बोलता है कि साहब अमाउंट जैसी बताता ना कि मेरे सर फलाने के संग ऐसा हो गया और 60 लाख चले गए, मैं तुरंत बोलता हूँ डिजिटल अरेस्ट का केस था। Yes, sir। मैं तो हर रेडियो पर, टीवी पर, न्यूज़ में, हर जगह हम बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये देश इतना बड़ा है कि हम हर जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मतलब ये स्टार्ट कैसे किया आपने? क्या मतलब अचानक से माइंड में आया कि यार मुझे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई इनिशियली आपके साथ जो लगा नहीं यार ये तो फील्ड ऐसी है, इसमें चैलेंजिंग है, मतलब कुछ वो थोड़ा सा बताएं कि कैसे स्टार्ट किया हमने? नहीं, ऐसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं। Okay। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था, क्योंकि सामने कोई होना चाहिए ना वैसा। बिल्कुल आपको उस टाइम तो कुछ भी नहीं था एक हाँ, तरीके कि आदर्श कि मैं ऐसा कुछ करूं। 2001 में मैं IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ। उस समय कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि मैं थोड़ा बदनाम हो गया था वहाँ एज एन हैकर। वो आपको बाद में बताएंगे। से। ओके। फिर उसके बाद मैं सैमसंग ज्वाइन किया, मोस्टली यूरोप रहा, अलग अलग कंट्रीज़ में घूमा। सबसे पहले मैं स्पेन गया था। तो इसीलिए तो तो- मैंने वो आपकी बात रोकूंगा, मैंने हाँ। इसीलिए कहा था ना अपना अपना लो की अपने आप को बना के रखते हैं। Continue, sir। तो मैं उधर जब था तो मैं बोर होने लगा, क्योंकि वहाँ पे लाइफ बड़ी सिस्टमेटिक होती है। जैसे कि मैं 2019 भी पूरा साल डेनमार्क में था, तो मैं एक लाइफ कैसे देखता था। जब मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं वापस आ रहा हूँ, बोले क्यों? लोग वहाँ जाने के, बेस्ट कंट्री है, सबसे खुश लोग वहाँ रहते हैं, वापस क्यों आना है? क्या मेरी लाइफ ऐसे चलती है, मैं सुबह होटल से निकलता हूँ, एकदम टाइम पे ब्रेकफास्ट किया क्योंकि कोई डिले होना नहीं है, निकला बाहर, तो जब रोड से सामने से लोग आ रहे होते हैं वो डेली मुझे वही लोग दिखते हैं। मतलब 60-50% लोग वही दिखेंगे, चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो भी जा रहे हैं। फिर मैं वहाँ मेट्रो पकड़ रहा हूँ, तो मेट्रो पे जैसे खड़ा हूँ तो मेरे आसपास भी वही लोग दिख रहे होते हैं। फिर मैं जब बैठता हूँ तो जिस कोच में बैठता हूँ मुझसे 20-25% लोग वही होते हैं, क्योंकि वो इतना सिस्टमेटिक। ना तो वो 1 मिनट 1 सेकंड लेट नहीं होती वहाँ। जो मेट्रो जिस टाइम पे आएगी उसी समय आएगी वो। उसके बाद मैं जाऊँगा, उतना ही समय लगेगा, वहाँ उतरूँगा। जब मैं फिर अपने ऑफिस के लिए रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो वहाँ से लोग भागते हुए वही दिखता है। 1 महीने बाद, यदि आप इसमें लगातार हो रहा हो ना, 1 महीने बाद आपको डर लगना शुरू हो जाता है, यार चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही हैं। एंड एक अजीब सा देजा वू टाइप फील आती है कि यार ये कल वाला है या आज वाला है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और ये कल भी ही होगा। कल भी यही होगा। हमारे क्या होता है, मैं आज का नहीं पता कि आपने अयाज भाई ने इंटरव्यू के लिए Exactly। बुलाया है, मैं टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल। कि गाड़ी की पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कल के दिन रास्ते में मुझे मैं खुद ही लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगा हाँ। आधे घंटे। फिर आपने बोला कैमरामैन लेट है, ये सब नॉर्मल है। मतलब हमारे यहाँ कोई चीज़ टाइम पर सिस्टमेटिक नहीं है। दैट इज फॉर गुड। हाँ, तो मुझे वो वेरिएशन चैलेंज दिखते हैं। फिर मैं उस चैलेंज को शॉर्ट आउट करता हूँ कि कुछ नहीं, पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ते में। कुछ भी ऐसा हो जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड है, और उस वजह से आपकी चीज़ें चैलेंजिंग होती जाएंगी। ये हमें आदत हो गई है। जब तक सुबह से शाम मुझे 10 कॉल ऐसे ना आ जाए कि यार वो केस फंस गया है, उसके पैसे फंस गए हैं, उसके संग ये हो गया है, तब तक मुझे ऐसा लगती नहीं कि मैं ज़िंदगी में किसी पर्पस के लिए पैदा हुआ। यदि मैं अपनी 9 से 6 की नौकरी करके निकल गया तो शायद मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। तो वो वहाँ पर मैं 6 महीने के बाद ऐसे डिप्रेशन में आ गया था। मतलब मुझे लगा यार वहाँ कोई कॉल भी नहीं करता था मुझे। तो फ़ोन लगाया मैंने, मैं वापस आ रहा हूँ। जबकि मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, एक लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। वहाँ सिक्योरिटी के भी थ्रेट नहीं थे। एक दिन मैं पुलिस के पास गया, मैंने कहा साहब आपके केसेस वेसेस होंगे, मैं इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ। तो बोलते कौन से? मैंने कहा सब साइबर का कोई केस। बोले यहाँ इतना नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी कंट्री है। बिल्कुल। टोटल 60 लाख लोग हैं। मेरे मित्र जो हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, वो आजमगढ़ के SSP थे उस समय। तो मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने कहा साहब मैं एक कंट्री में हूँ, 60 लाख लोग हैं यहाँ पर और कोई साइबर क्राइम नहीं होता। कहते 60 लाख आजमगढ़ में। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा क्या? और कह रहे हम जी नहीं पा रहे, इतने क्राइम हो रहा है हर दिन, हम मतलब फ़ोन बजता रहता है, ऐसा वाला मामला। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ वो पूरी कंट्री मैनेज कर रहे हैं 60 लाख में, और कोई क्राइम नहीं है, बिकॉज 60 लाख लोगों की फुट मॉनिटरिंग करना बड़ा आसान है। यहाँ पर एक सिटी को मैनेज करना मुश्किल है जिसके अंदर उतने ही लोग हैं।
सो दिस इज द डिफरेंस. इसीलिए इंडिया में चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज सारी इक्वल है. चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज. तो वापस आ गया और जैसे मैं आया तब मुझे लगा कि हाँ, मैं मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है. वो 60 लाख वेट कर. क्योंकि हर दिन कोई ना कोई परेशान है, हो रहा है. तो मैं भी जो 2001 से लेकर 2007-8 तक बाहर रहा मोस्टली. 2008 में 26/11 हो गया, जो मुंबई अटैक. और उसके बाद एक एजेंसी स्टार्ट हुई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. उसके जो पहले आईजी साहब थे वो थे लोकनाथ बेहरा जी. वो पहले सीबीआई में थे, तो थोड़ा सा संपर्क था उनके संग, लेकिन वो बहुत टैक्स सेवी थे. वो अभी डीजीपी केरला रिटायर हुए हैं, अभी शायद केरला मेट्रो के चेयरमैन हैं. तो वो एनआईए को हेड कर रहे थे उस समय, और यहीं नोएडा में रहते थे, सेक्टर 27 में. तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि साहब, आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं. तो पहले तो मुझे डर लगा कि मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है कि क्योंकि थोड़ा बहुत खुरापाती तो था ही. तो मैं गया और फिर बड़ी फ़नी मीटिंग हुई हमारी. उन्होंने पहले मुझे बहुत लताड़ा, तुम्हें कुछ नहीं आता है और ऐसा ऐसा. तो मैं थोड़ा डिप्रेस होकर बाहर आ गया, क्योंकि मैं डिनायल मोड में था कि सर ऐसा नहीं तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है. एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने सारे आईआईटीज़ को लिखा था कि मुझे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि हम जिस लेवल पे आ गए हैं अब, हमें उनके बिना हम इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते. डेटा एनालिसिस, माइनिंग, डेटा सोर्सिंग, सब कुछ बड़ा चैलेंजिंग हो गया. और उस समय तक शायद पुलिस उतनी उस मामले में इन्वॉल्व नहीं थी. तो ही वॉज द फर्स्ट गाय हु स्टार्टेड दिस. तो फिर उनका अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि ऐसा कुछ करोगे, कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस करना था. मैंने सर कर देंगे सर, आपको लगता है तो कर देंगे. समहाउ इट वर्क. एंड देन ही एंगेज्ड मी प्रॉपरली कि आप आइए. उनके घर में मैंने लैब सेटअप की, उनके सर्वेंट क्वार्टर में 7-8 पीसी रख के. वहाँ से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन ड्राइव करते थे, और उससे ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हुआ. और उन्होंने फिर रिकमेंड करना शुरू किया, उन्होंने हर जगह कि आप इनको यूज़ कर लीजिए. तो वो सारे, उस समय कोई पैसा भी नहीं था कि कभी, पुलिस से तो मैंने आज तक इन्वेस्टिगेशन का पैसा लिया, मैं तो दूसरों से भी नहीं लेता. पर जो लाइफ के लिए ऑब्जेक्टिव मिल जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि यार आप कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप कर पाते हो, तो आपको एक अलग तरीके की रिकग्निशन, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है. अदरवाइज तो आप एक थानेदार के पास जाओगे, वो भी आपको प्यार से बात नहीं करेगा. लेकिन अब हर आदमी कर रहा है. एग्जैक्टली. तो दैट डिफरेंस गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि यार कुछ मैं काम का आदमी रहूँगा, इसीलिए ये सब मिल रहा है. तो फिर एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, तो फिर आप और एफर्ट लगाते हो और कोशिश करते हो. सो फिर मेरे ख्याल से ये एक रीज़न है कि मैं इधर आ गया. और जब आप आ गए तो मेरे जैसे और भी लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो अब पुलिस के संग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और अब तो पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन स्टार्ट कर दिया है कि अब वो कंसल्टेंट हायर करते हैं और अच्छा पे करते हैं. मतलब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, कि यदि एक रफ फिगर में दे दूं तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है एक इन्वेस्टिगेटर की पुलिस के अंदर. मैं भी चलूं आपके साथ. 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की रेंज. और ये आपको ओपनली ऐड मिल जाएंगे जो न्यूज़पेपर में आते हैं, बिकॉज इस तरह के प्रोफाइल्स कम होते हैं, तो इसलिए सैलरीज ज़्यादा है थोड़ा. बट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जो भी लोग इस डोमेन में आना चाहते हैं. सर, अब बात करते हैं पुलिस की, तो कभी पुलिस वाले ने आपको रोका है कभी? हाँ. तो मतलब क्या 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 कहते हैं उसको, मैं कौन हूँ या क्या चलता है? नहीं, अब तो मैं कई सारे पुलिस के टास्क फोर्सेस का मेंबर हूँ. ओके. जैसे पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन है एक गृह मंत्रालय का, तो मैं यूपी पुलिस टास्क मेंबर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन और उड़ीसा का मेंबर हूँ. इसके अलावा भी मैं BPRNDA से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भी मेंबर हूँ, कंटेंट डेवलपमेंट कमेटी का. मीटी है जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उसकी R&D वर्किंग कमेटी में हूँ. और बहुत सारे टास्क फोर्सेस हैं जो, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो वो क्रेडिबिलिटी हो जाती है. पर इससे पहले जब नहीं था, तो यदि मैं बोलूँ साइबर सेल तो ID कार्ड दिखाइए. अब ID कार्ड तो कुछ देते नहीं है, काम आप कर रहे हो पीछे से. तो नॉर्मली होता था मैं किसी पुलिस वाले से बात कराता था फिर कि भैया फंस गए. बट अभी फॉर्चुनेटली आफ्टर सो मेनी ईयर्स अब सिचुएशंस कम आती हैं, क्योंकि एक तो होता क्या है कि आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. अच्छा, पुलिस वालों की बहुत अच्छी पावर होती है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पहचान लेते हैं, क्योंकि वो इतना लोगों से मिलते हैं डे टू डे. यदि आप झूठ बोल रहे हो और सच बोल रहे हो ना, उनको आइडिया लग जाता है. यदि मैं अब गाड़ी कोई रोकेगा भी या कहीं सिस्टम में कहीं फंस रहा हूँ और अब मैं बोलूँगा ना, तो वो तुरंत मान लेता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है इस बंदे में कि बंदा गलत नहीं बोल रहा. हो सकता है आज से 10 साल पहले वो बोलता तो पकड़ लेता. तो ये एक तरीका है कि ये उनकी कैपेबिलिटी है सर, वरना ऐसे सिक्योरिटी दे देते हो. आप सिक्योरिटी लेके घुसते हो किसी गेट पर, वो 10 में से 1 को रोक लेगा. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि उसको बॉडी लैंग्वेज जज करना आ गया.
सर एक चीज़ और बताएं, अभी आपने कह रहा पुलिस वालों मतलब पुलिस के केस सॉल्व करते हैं उससे पैसे नहीं लेते, आप औरों से पैसे नहीं लेते, तो घर का खर्चा कमाते कैसे कैसे? चलता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि लेते इसलिए नहीं क्योंकि वो उतना ज्यादा दे नहीं सकते जितना मुझे कमाना है। तो मैं कॉर्पोरेट केसेस के पैसे लेता हूँ, जो कॉर्पोरेट क्राइम केसेस हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेरी टीम है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स में बोलता हूँ उसकी भी फीस अच्छी लेता हूँ। इसके अलावा जो वर्कशॉप्स होती हैं कॉर्पोरेट की और कंटेंट डेवलपमेंट जैसे है, जैसे कि मैंने 8 किताबें लिखी हैं, अब उस पर वेब सीरीज़ फिल्म्स वगैरह बन रही हैं, उसकी रॉयल्टी, उसकी जो फीस है अच्छी खासी लेता हूँ, मतलब एग्जैक्ट। और फॉर्चुनेटली मैं सारे बड़े प्रोड्यूसर्स के संग काम कर रहा हूँ। जो स्ट्रगलिंग राइटर्स होते हैं जब वो जाते हैं तो शायद वो कम फीस से शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा जाते हैं, मुझे सीधे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो मेरी जैसे कि नीरज पांडे जी ने वेब सीरीज़ बनाई हैक क्राइम्स ऑनलाइन, जो अमेजॉन प्राइम पर है, उसमें भी जो पैसा शायद मुझे दिया होगा वो और राइटर्स को नहीं दिया होगा। अभी राजकुमार हिरानी जी बना रहे हैं प्रीतम एंड पेड्रो, जो विक्रांत मैसी और उसके संग, तो उसका भी एक अच्छी रॉयल्टी है। इसके अलावा एक फिल्म प्लान चल रहा है जो शायद जी प्रोड्यूस करेगा तो उसका भी चल रहा है। तो मुझे पैसे कमाने के दूसरे एवेन्यूज़ मिल गए और वो पैसा जो होता है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है व्हाट पुलिस कुड गिव यू। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं पुलिस से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करूँ। एग्जैक्टली। और जब आप पैसा नहीं लेते हो ना तो फिर हर आदमी आपसे हेल्प ले लेता है, वरना आदमी के लिए हिच होता है कि यार ये तो बात करो अप्रोच ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो इनका तो कॉस्ट ज़्यादा। अभी लॉयर हैं हमारे यहाँ, कुछ लॉयर्स में बहुत अच्छे हैं, पर लोग कई बार ज़रूरत है उनकी पर वो उन तक अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि उसकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है। मुझे वो नहीं चाहिए था, कि मुझे ये था कि एटलीस्ट दे शुड रीच आउट टू मी, देन इट इज़ माई कॉल कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगा या नहीं। मोस्टली जो हमारी टीम है वो विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड केसेस तुरंत पिक कर लेती है। यदि हमारे पास, जैसे मैं रेडियो शो ख़त्म करता हूँ तो 1300-1400 ईमेल आती हैं केसेस के लेके। फेसबुक पे भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, तो उसमें जो केसेस महिलाओं से रिलेटेड हैं या बच्चों से रिलेटेड हैं वो तो हम तुरंत ले लेते हैं क्योंकि वो सॉल्व भी हो जाते हैं। उस केस में यदि बंदा हमने ट्रेस कर दिया, पुलिस का एक कॉल जाएगा, बंदा वहीं गिव अप कर देता है। हेल्पलाइन जो है, वुमेन हेल्पलाइन जितनी है, जैसे 1090 है, आपको पता है कि यूपी पुलिस की जो ये 1090 हेल्पलाइन है उसका जो रेजोल्यूशन रेट है वो 95 से ऊपर है, 95% से ऊपर। अरे 2019 या 18 की बात कर रहा हूँ, उस समय अंजू गुप्ता जी वहाँ एडीजी थी और मैंने एक बार वहाँ जाके रिव्यू किया उनका, तो 99% था। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने लगता है यार लोगों को पता ही नहीं है। वो कहती देखिए हमारा तो काम बड़ा सिंपल है ना, सोशल मीडिया पर किसी का कॉल आएगा, साहब मुझे थ्रेटन कर रहा है या डिफेम कर रहा है, हमने आईपी निकलवाया, ट्रेस किया, पुलिस का यहाँ से कॉल चला गया, तो बंदा वैसे ही गिव अप कर देता। हर केस की एफआईआर होने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटे छोटे मुद्दे जिनसे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परेशान हो चुकी है, लड़की की, महिलाओं की, बच्चों की, पर पुलिस का यदि सही समय पर एक रिएक्शन भी मिल गया ना उसको, तो भी केस वर्कआउट हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये बताना चाह रहा हूँ मैं लोगों को कि जितनी ये हेल्पलाइन है प्लीज़ उनको यूज़ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो वर्क करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उनकी विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, जो वहाँ पर काम भी कर रहे हैं लोग, ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं। शायद उनको हम इतना पॉपुलर नहीं करते हैं, लेकिन हम एक पॉडकास्ट में उनमें से किसी को बुलाएंगे। बिल्कुल। और उनके केसेस भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। जो कभी नहीं आई। सो अमेजिंग वर्क। फाइन, आज इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है। नेक्स्ट एपिसोड में और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं लोगों के बीच में आपसे जानेंगे। एंड व्यूअर्स के भी अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो कमेंट सेक्शन में जितने भी आएंगे तो उनको भी लेंगे। थैंक यू अयाज भाई, थैंक यू जी स्विच।